ए टू बी चाहिए, ए टू बी क्या चाहिए हमें, ए टू बी। तो ए से बी घुमाओ तो देखो ऐसे आ रहा है, बाहर आ रहा है। देखो ए से बी अगर स्क्रू घुमाएंगे तो बाहर आ रहा है, ए से बी अगर स्क्रू घुमाएंगे तो बाहर आ रहा है, और बाहर आ रहा है मतलब क्या, ए से बी अगर स्क्रू घुमाऊंगा तो बाहर आ रहा है, और बाहर आ रहा है इसका मतलब हो गया कि आउट ऑफ द प्लेन, जो कि आया है। और बी से ए अगर घुमाओगे, बी से ए, तो बी से ए अगर घुमाओगे तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा मतलब इनटू द प्लेन हो जाएगा डायरेक्शन। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा मल्टीप्लीकेशन, कैसे वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है, उसका कैसे दो मेथड हम लोग सीखेंगे, एक डॉट प्रोडक्ट और एक बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, उसके पहले हम लोग लास्ट लेक्चर का कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। और बच्चों हमारा जो भी तुम्हारा फ्री क्लासेस चल रहा है, पूरा अच्छे से हमारा प्लेलिस्ट को तुम चेक करो, और चेक करके तुम्हें हमेशा यही मिलेगा कि हम लोग ने पूरा बेसिक से एडवांस की फिजिक्स इधर पे पढ़ाया जा रहा है। और तुम्हें कोई भी एंट्रेंस की अगर एग्जाम तुम्हें क्या करना है, फोड़ना है, तो इधर से तुम पढ़ाई करके पूरा फोड़ सकते हो। और कोई भी डाउट है तो हमें बताओ, हमें कहाँ पे बता सकते हो, हमारे एप्लीकेशन में बता सकते हो, या तो डायरेक्ट यूट्यूब में कमेंट करके हमें बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। आज हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग वेक्टर एडिशन का भी यूज करेंगे, जैसे कि हमारा वेक्टर एडिशन खत्म हो चुका है, और साथ में हम लोग कंपोनेंट्स तोड़ना भी सीखेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स लास्ट क्लास में हम लोग ने सीख लिया था कि कैसे कंपोनेंट को तोड़ते हैं, जिस तरफ थीटा रहता है उस तरफ कॉस थीटा जाता है, और उसके 90 डिग्री में साइन थीटा जाता है। याद है, अगर ए हुआ, अगर तुम्हारे पास, देखो थोड़ा सा इधर पे रिकेप दे देता हूं कि अगर सर हमारे पास, अगर इधर पे ए वेक्टर है, ठीक है, अगर हमारे पास इधर पे ए वेक्टर है, ठीक है, इधर पे ए वेक्टर है, और यहाँ पे अगर थीटा बना है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, और यहाँ पे अगर थीटा बना है, तो इस तरफ तुम लिख सकते हो ए कॉस थीटा, और इस तरफ तुम लिख सकते हो ए साइन थीटा। लेकिन यही थीटा अगर वर्टिकल के साथ अगर बना हुआ है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल था, अभी सोचो कि ये थीटा वर्टिकल के साथ बना हुआ है, तो इधर पे तुम लिख सकते हो ए कॉस थीटा, और इस तरफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यही इन सब का हम लोग अभी क्या करेंगे, उनको ही अप्लाई करेंगे हम लोग जेई या तो नीट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो जिसमें अगर देखोगे तो इधर पे तुम्हारा एक फोर्सेस दिया हुआ है। ठीक है, ये 20 न्यूटन का फोर्स है, 30 डिग्री बनाया। ठीक है, ये शायद अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं इधर पे लिख देता हूँ कि ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और ये 20 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, लास्ट क्लास अगर देखोगे उसमें भी हम लोग ने सॉल्व किया था एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग इसका जेई का क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हम लोग ने सॉल्व किया था। तो देखो ये 10 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है, और ये तुम्हारा 30 न्यूटन दिया हुआ है, ये तुम्हारा 45 न्यूटन क्या बोल रहा हूँ, डिग्री दिया हुआ है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और ये 20 न्यूटन दिया हुआ है, और सर ये 15 न्यूटन दिया हुआ है, और ये 45 फीट से दिया हुआ है, और ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये 15 न्यूटन फीट से दिया हुआ है। और ये 60 है, और ये तुम्हारा 15 न्यूटन है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस, ये जो फोर्सेस लग रहा है इनका रिजल्टेंट चाहिए। और रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने तुम्हें ये बताया था कि कंपोनेंट्स को ब्रेक कर दो, कंपोनेंट्स को क्या करो, ब्रेक कर दो। जैसे कि ये 10 है, ये अगर 10 है तो इस तरफ, अभी शायद तुम इतना फास्ट हो चुके हो कि 10 का इस तरफ लिख सकते हो 10 cos 30, और cos 30 जो होता है वो होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3, ऐसे करके तुम लिख सकते हो। ठीक है, और यही 10 का y एक्सिस में कितना आ जाएगा इसका कंपोनेंट, 10 का, देखना 10 का लिख रहा हूं मैं, 10 का आ जाएगा तुम्हारा 10 sin 30, 10 sin 30 हो जाएगा, sin 30 इज हाफ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 न्यूटन। समझ आ गया बात, ये सब न्यूटन में आएगा क्योंकि सर ये तो फोर्सेस है। सर ये 20 है और थीटा इस तरफ बना हुआ है, तो इस तरफ जो तुम्हारा आएगा वो आएगा 20 cos 30, और cos 30 सर आपने सिखाया था, cos 30 सर आपने सिखाया था √3/2, तो ये कट जाएगा, तो 10√3 न्यूटन आ जाएगा इस तरफ, और इसका इधर पे आ जाएगा साइन, तो इस तरफ जो साइन जो आएगा, इस तरफ जो साइन आएगा उसका क्या हो जाएगा, देखो ये कितना है 20 है ना, तो 20 का साइन 30 आ जाएगा, और 20 का देखो 20 cos 30, 20 sin 30, sin 30 इज हाफ, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन। ये कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन इधर पे आ जाएगा। समझ आ गया, तो ये इसका कंपोनेंट इधर, इधर, इसका कंपोनेंट इधर, इधर मैंने कर दिया। अभी इसका कंपोनेंट निकालते हैं। देखो ये 20 है और इधर पे 45 है, तो 20 cos 45 इज
20 cos 45 is 20 cos 45, cos 45 is 1 by रूट 2, तो 20 बाई रूट टू से इंटू डिवाइड कर दो नीचे, तो आ जाएगा 10 रूट 2। तो ये जो आएगा ये आएगा 10 रूट 2, मतलब 10 रूट 2 न्यूटन भी इधर जा रहा है। और 20 का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा ये भी आएगा 10 रूट 2 न्यूटन, ठीक है। वही ना, साइन 45 बता, इधर cos 45 गया, इधर साइन आएगा, तो एक ही बात है, साइन 45 भी सेम आता है, cos 45 भी सेम, तो 10 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये 15 है, ये तुम्हारा एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये अगर 15 है तो इस तरफ तुम कितना ले सकते हो, इस तरफ तुम लोगे, ये इस तरफ आ जाएगा तुम्हारा 15 है ना, तो 15 cos 45, cos 45 इज रूट 2, तो ये आ जाएगा 15 बाई रूट 2 आ जाएगा, ठीक है, 15 बाई रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह इधर पे आ जाएगा 15 बाई रूट 2 न्यूटन, ठीक है। और ये जो 15 है इसके लिए इस तरफ क्या आ जाएगा, ये 15 के लिए इस तरफ देखो, ये 60 बना हुआ है ना, तो cos 60 इज हाफ, तो 15 बाई 2 आ जाएगा। और इधर आ जाएगा तुम्हारा sin 60, तो 15 sin 60 इज रूट 3 बाई 2, दैट विल बी sin 30 या 60 होना चाहिए था, ये साइन कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री है ना, तो इधर cos 60 इधर sin 60, तो sin 60 इज रूट 3 बाई 2, तो 15 बाई 2 रूट 3 न्यूटन। ये सब तुम्हारा आ रहा है वैल्यूज। तो ये एक आया, ठीक है, ये एक आया इस तरफ, और इस तरफ अगर देखोगे तो ये आया और ये आया, 3 आया। और इस तरफ देखोगे तो ये और ये आया, और इस तरफ देखोगे तो 3 आया, एक ये और तुम्हारा ये, ठीक है। तो नेट फोर्स अगर तुम्हें निकालना है तो तुम आराम से इधर पे लिख सकते हो कि सर इस तरफ टोटल कितना आया, सबको प्लस कर दो। देखो 10 रूट 2 प्लस 10 प्लस 5 रूट 3, 10 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 प्लस 10, ये कर दो इधर पे, ठीक है। इस तरफ कितना आया वो लिख लो, 15 रूट 3 बाई 2, इस तरफ कितना आया 15 रूट 3 बाई 2, और प्लस इस तरफ और कितना आया 15 बाई रूट 2 आया, ठीक है। और बताओ इस तरफ देखो कितना आया, इस तरफ 10 रूट 3 5 और 15 बाई 2, तो इस तरफ जो आया वो आया 15 बाई 2 प्लस 5 प्लस 10 रूट 3, ठीक है, ये आ गया। और नीचे की तरफ कितना आया होगा, नीचे की तरफ भी तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ ये हटा देता हूँ इसको, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, और नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका इधर पे देखो ये 15 बाई रूट 2 प्लस कितना 15 रूट 3 बाई कितना है 2, ठीक है। और इसका नीचे अगर देखोगे तो आ रहा है ये 10 रूट 2 प्लस 10 रूट 2 प्लस 15 बाई रूट 2, ठीक है। ऐसे करके अगर देखोगे तो तीनों एक्सिस में तुम्हारा क्या आ गया, रिजल्टेंट फोर्स आ गया, ठीक है। तीनों एक्सिस में रिजल्टेंट फोर्स आ गया। तो अभी तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें बस रिजल्टेंट फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लिखना है ना, तो देखना है कि ये जो क्वांटिटी है ये ज्यादा है या ये ज्यादा है। जो भी ज्यादा होगा, ठीक है, जो भी ज्यादा वैल्यू देगा उससे इसको माइनस कर देना है, ठीक है, उससे इसको माइनस कर देना है। और अगर ये ज्यादा है ये कम है, इधर पे क्या हो रहा है, इधर पे रूट 3 कहाँ चला गया, ये रूट 3 है, 10 रूट 3 है, ठीक है। और अगर ये ज्यादा है ये कम है, ठीक है, तो ये अगर ज्यादा है तो इस तरफ हो जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट, ठीक है। तो मतलब एक्स एक्सिस का रिजल्टेंट एक डायरेक्शन में ले लेना, और वाई एक्सिस का रिजल्टेंट जिस तरफ भी ज्यादा होगा, ठीक है, एक बार देख लेना, इस तरफ ज्यादा होगा या इस तरफ ही ज्यादा आएगा। तो इस तरफ अगर ज्यादा आ रहा है तो इस तरफ आ जाएगा ये, और इस तरफ अगर देखोगे तो 10 रूट 2 ये आ रहा है, ये 15 बाई रूट 2 15 रूट 3 ये ज्यादा आएगा क्या, बाई 2 हो रहा है, नहीं यही शायद ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इस तरफ तुम्हारा रहेगा, तो ये और ये हो जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्सेस। मतलब इससे इसको माइनस करो, इससे इसको माइनस करो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस में कुछ वैल्यूज, वाई एक्सिस में कुछ वैल्यूज आ जाएगा। और इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि ये फोर्सेस को तुम ऐसे लिख सकते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा लिख देना। और लिख के तुम इसका अगर क्या चाहिए, मॉड चाहिए, तो मॉड चाहिए तो तुम रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इधर कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हुआ तो तुम्हारा आंसर कभी नहीं निकल सकता, तो कैलकुलेशन को एक बार देख लेना तुम, ठीक है।
कैलकुलेशन देखने से हो जाएगा। 1 मिनट रुकना। तो इधर से तुम देख लेना कैलकुलेशन वगैरह, कैलकुलेशन देखने से सब कुछ करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ करेक्ट आ जाएगा। और ऐसे करके तुम्हें निकालना होता है हमेशा। ठीक है, अगर लेंदी क्वेश्चन बनाना है तो ऐसे बना सकते हो लोग। हो गया, चलो आगे। एंगल बिटवीन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें ये करना है, देखो क्या करना है। तुम्हें चाहिए ए और ए माइनस बी, मतलब ए वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर के बीच में तुम्हें क्या चाहिए, एंगल निकालना है, एंगल। तो देखो ये ए दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है। चलो इधर से ड्रॉ करते हैं इसको और समझते हैं क्या इधर पे बोलना चाहता है। तो ये तुम्हारा ए दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है कि ए है। ठीक है, ये ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है। ये जो तुम्हारा वेक्टर है ये बी दिया हुआ है। ठीक है, ए बी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है। ए दिया है, बी दिया हुआ है, और तुम्हें यह पूछा है कि ए और ए माइनस बी के बीच में तुम्हें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो पहले तुम क्या करोगे, पहले तुम क्या करोगे कि सर ये जो ए वेक्टर है, ये जो बी वेक्टर है, सबसे पहले ए माइनस बी निकालोगे, यही तो करोगे। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ये ए होने से ये बी होने से, मैंने सिखा दिया था तुम्हें कि बी को ऑपोजिट में ला देना, और बी को ऑपोजिट में कट देने से ही तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस बी। ठीक है, ये माइनस बी हो गया, ये माइनस बी हो गया, ये ए हो गया। और देखो ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये वाला वेक्टर आएगा। ये वाला वेक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, और अगर तुम्हें चाहिए ए प्लस बी चाहिए, तो देखो इसका हेड इसके टेल के साथ लग रहा है, तो इसका टेल के साथ इसका हेड अगर तुम क्या करोगे, ऐसे कंबाइन कर दोगे, तो ये तुम्हारा आ जाएगा ए प्लस बी। रिजल्टेंट तो यही आता है, ए प्लस बी तो आता है, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, ये वाला ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि ये ए ये बी, तो ये ट्राइंगल लो से ये ए प्लस बी हो जाएगा। उसी तरह ये ए ये माइनस बी, तो ट्राइंगल लो से ये ए प्लस माइनस बी, मतलब ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी और ए ने कितना एंगल बनाया, दैट इज योर बीटा, वो बीटा हमें निकालना है। समझ आ गया बात, कि ए और ए माइनस बी ने कितना एंगल बनाया, उसको हम लोग बीटा बोलते हैं। इसको बीटा उन्होंने बताया गया है, और ये बीटा तुम्हें निकालना है। ठीक है, ये तुम्हें चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा आगे वेक्टर शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये वेक्टर शिफ्ट हो गया, तो तुम देखोगे ए और माइनस बी के बीच में एंगल, ये अगर 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर ए है, ये माइनस बी है ना, तो ये अगर 120 है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी 120 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर ए माइनस बी है तो ए माइनस बी को पैरेलल शिफ्ट करके इधर पे लेके आओ, कुछ नहीं जाता, सेम ही तो बात है। अरे ये अगर ए है, ये अगर माइनस बी है, तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि इनका डायगोनल से जो निकलता है यही तुम्हारा हो जाएगा ना रिजल्टेंट, दैट इज ए माइनस बी हो जाएगा, ये ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और ए माइनस बी ने तुम्हारा ए के साथ कितना एंगल बनाया, उसको उन्होंने बीटा बोला है, ये बीटा निकालना है। तो मैंने तुम्हें ऐसा सिखा दिया था कि तुम कैसे एक फॉर्मूला निकालते हो, या तो डायरेक्ट तुम ऐसे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो कि टेन बीटा करके मैंने तुम्हें सिखा दिया था कि टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन बीटा इज इक्वल टू होता है जिसके साथ एंगल बनाया वो नीचे, किसके साथ एंगल बनाया, ए के साथ, तो ए एक बार क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और जिसके साथ नहीं बनाया वो उसका साइन थीटा ऊपर और उसका कॉस थीटा नीचे, ये मैंने सिखा दिया था तुम्हें। तो जो बी साइन थीटा होगा, बी साइन थीटा, तो पहले ये सब पढ़ के आना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट अगर इस लेक्चर में आ रहे हो तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। बी साइन थीटा, तो दोनों के बीच में ए और माइनस बी के बीच में जो एंगल बना हुआ है वो 120 डिग्री का बना हुआ है, और ए प्लस बी इधर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा भी इधर 120 डिग्री हो जाएगा। तो बी साइन 20 120 अगर निकालना है, साइन 120 अगर निकालना है, तो तुम्हें एएसटीसी रूल आना चाहिए। एएसटीसी रूल में तुम्हें क्या पता चलता है कि 90 प्लस 30 ऐसे लिख सकते हैं। तो 90 प्लस 30 ये कौन सा क्वाड्रेंट चला जाएगा, ये चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और क्योंकि ये 90 है तो ये कॉस, क्योंकि 90 है मतलब ऑड है, ऑड होने से चेंज होता है, ऑड होने से चेंज अगर होगा, 90 का 9 जो है ना ऑड है, तो ऑड होने से साइन कॉस में चेंज हो जाता है, और ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 30 हो जाएगा तुम्हारा √3/2। तो इधर पे बिठा सकते हो कि बी, और इधर पे बिठा सकते हो √3/2, बी √3/2 प्लस डिवाइडेड बाई ए
cos 120 होता है माइनस हाफ, तो इधर पे तुम लिख सकते हो cos 120 होता है माइनस हाफ, तो इधर पे लिख सकते हो माइनस हाफ। तो माइनस हाफ के लिए इधर पे लिखोगे v/2 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हाफ होता है। तो इधर पे अगर देखोगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3b डिवाइडेड बाई 2a माइनस b हो जाएगा तुम्हारा tan बीटा। तो आई होप ऑप्शन ऐसा ही था, दैट इज tan इनवर्स, हाँ ऐसा ही था, tan इनवर्स √3b डिवाइडेड बाई 2a माइनस b, ठीक है, ऑप्शन ऐसा कुछ था और तुम्हें इधर से आंसर मिल जाएगा आराम से। चेक कर लेना एक बार ऑप्शन, ठीक है, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है, ऐसे करके तुम निकाल सकते हो इसको, ठीक है, ऐसा क्रिटिकल नहीं था, मैंने इधर से समझा दिया कि a और माइनस बी के बीच का जो एंगल है ना वो 120 है, इसके लिए मैंने a को शिफ्ट किया, और ये जो तुम्हारा माइनस बी है ना इसके बीच में 120 दिख रहा है, ये a माइनस बी होने से ये भी तो a माइनस बी होगा, a और माइनस बी के बीच में ये जो डायगोनल देता है वही तुम्हारा रिजल्टेंट देता है, ठीक है। अच्छा इधर पे देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स OA OC इन द गिवन फिगर आर इक्वल। अच्छा ये सब इक्वल बोला है, तो इक्वल बोलने से हम लोग कितना मान लेते हैं, लेट से कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। हमें पूछा है कि ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी विथ एक्स एक्सिस विल बी। अच्छा द डायरेक्शन चाहिए ऑफ ओ ए ओ बी और माइनस ओ सी विथ एक्स एक्सिस। ओके तो तुम्हारे लिए ये बता देता हूँ कि ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। तो तुम कुछ मत करो, तुम पहले ये इसका मैग्नीट्यूड ए है तो इस तरफ इसका लिख लो कि ये ए cos 30 डिग्री आएगा, cos 30 इज √3/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a √3/2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसका ये जो वेक्टर है इसका a है तो इस तरफ जाएगा a cos 60, क्योंकि इधर 60 है ना, तो a cos 60 हो जाएगा, cos 60 इज हाफ, तो ये आ जाएगा a/2। तो इधर पे 2 जा रहा है, एक ये जा रहा है, ये कंपोनेंट जा रहा है, एक ये कंपोनेंट जा रहा है। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें अगर देखोगे, इसके तरफ अगर देखोगे तो इसका ये cos 60 इधर गया तो इधर sin 60 जाएगा, तो a sin 60 इज √3/2, तो a ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और इधर पे अगर देखोगे तो इस तरफ जाएगा a/√2 और इस तरफ भी जाएगा a/√2, क्योंकि 45 डिग्री है ना, तो दोनों तरफ से अगर जाओगे तो a/√2 जाने वाला है, ठीक है। a sin 45 a cos 45, तो इतना ही आने वाला है, ठीक है। ये अगर नहीं दिख रहा है तो ये y एक्सिस हो जाएगा तुम्हारा, और ये तो x एक्सिस, ये y ये x, ठीक है, ये माइनस x एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस और ये माइनस प्लस x एक्सिस, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो अभी तुम क्या करोगे, अभी तुम्हें अगर रिजल्टेंट लिखना है तो तुम कैसे लिख सकते हो ना, रिजल्टेंट वगैरह जो भी लिखना है तुम लिख सकते हो, बट OC को माइनस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करके तुम सिर्फ OA लिख लो पहले, नहीं तो हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ OA वेक्टर अगर लिखना है तो लिख लो, OA वेक्टर अगर लिखना है OA वेक्टर अगर लिखोगे ना तो इधर पे इसका आया था a √3/2, a √3/2 आई कैप आया था, ठीक है। और OA वेक्टर का, अच्छा OA वेक्टर का इस तरफ तो लिखा ही नहीं, OA वेक्टर का इस तरफ कितना जाएगा, ये a है और ये 30 था तो इधर sin 30 जाएगा, sin 30 इज हाफ, तो a/2 जाएगा, कितना जाएगा इस तरफ, a/2 जाएगा j कैप, ठीक है। OA वेक्टर हो गया। उसी तरह OB वेक्टर लिखो, OB वेक्टर क्या हो जाएगा देखो तो, OB वेक्टर मतलब ये इसका ये वाला कंपोनेंट गया a/2 और ये वाला कंपोनेंट गया इतना, a/2 पॉजिटिव में जा रहा है तो a/2 आई कैप और नेगेटिव में जा रहा है तुम्हारा ये, तो ये आ जाएगा इतना j कैप, ठीक है, ये भी आ गया सर। उसके बाद OC बाकी है तो OC भी लिख लेते, OC आ जाएगा दोनों तरफ सेम ही, OC का तो दोनों तरफ सेम ही जा रहा है, दैट इज a/√2, बट ये हमें लेफ्ट साइड में जा रहा है मतलब नेगेटिव, तो ये आई कैप, ठीक है। और ये ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव कितना हो जाएगा ये a/√2 j कैप। हमें क्या चाहिए, हमें a प्लस OB, इन दोनों को प्लस और ये माइनस चाहिए, ठीक है। तो एक इसको प्लस इसको माइनस करेंगे और कुछ नहीं, चलो करते हैं और क्या ही करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको करते कि हमें चाहिए OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर और माइनस हमें चाहिए OC वेक्टर। तो मन में से अगर कर लोगे ना, मन से कर लो कि सर ये प्लस ये करना है और माइनस ये करना है,
ठीक है, ये माइनस करने से ये देखो पहले से माइनस है, वो प्लस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा अपने आप। तो अगर देखोगे ना तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें ये फॉर्मेट में मिल जाएगा। इसमें सब कुछ प्लस ही तो करना है क्योंकि ये माइनस है, बट इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो अगर आई कैप में देखोगे ना तो सब कुछ तुम्हें ऐसा ही दिखेगा। आई कैप में देखोगे ना तो सब कुछ ऐसा ही आ जाएगा। और 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 जब वाई एक्सिस वाला हो गया, क्या करना है, इसको इसको प्लस और इसको माइनस करना है। इसको इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, इसको इसको प्लस, तो a/2, ठीक है, a/2। और ये इसको इसको सब प्लस करोगे, ये माइनस में है तो माइनस ही रह जाएगा, माइनस ही रह जाएगा दिस वैल्यू। और इसको माइनस करना है तो ये आ जाएगा माइनस में a/√2, और ये पूरा j के साथ लगेगा। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा वेक्टर। अभी ये तुम्हारा, ये इसका लेट्स से ये रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर, तो ये आ गया तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। और कोई वेक्टर में एक्स और वाई अगर मिल गया, देखो ये एक्स एक्सिस का मिल गया ना, ये एक्स एक्सिस, और ये मिल गया तुम्हारा वाई एक्सिस, और ये तुम्हारा वेक्टर है। ठीक है, आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ये आ गया, ये आ गया, और आर वेक्टर का वाई कंपोनेंट ये आ गया। और अगर एक्स और वाई एक्सिस में अगर पूरा चीज आ गया, मतलब इसका कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री बनाया, मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही आया ना, जेड एक्सिस में तो आया ही नहीं। ठीक है, तो मतलब दोनों के एक्स और वाई जब मिल जाता है तब तुम एंगल कैसे निकालोगे, इसका एंगल निकालना है, इस वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ निकालना है, यही बोला है इधर पे। तो एक्स एक्सिस के साथ ये अगर एंगल चाहिए तो tan थीटा लगा दो, और tan थीटा इक्वल टू हमेशा क्या होता है, देखो वाई एक्सिस, देखो ये वाई है ना, तो इधर वेक्टर शिफ्ट करो, ये अगर वाई है तो इधर वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, तो वाई बाई वाई कंपोनेंट लिख लेना, बाई एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट बाई क्या हो जाता है, एक्स कंपोनेंट हो जाता है। तो वाई कंपोनेंट इधर पे देखो कितना है, इतना बड़ा चीज है, a/2 माइनस a√3/2 माइनस a/√2 डिवाइडेड बाई इसका एक्स कंपोनेंट कितना है, a√3/2 प्लस a/2 प्लस a/√2। ये अगर देखोगे ए सब कुछ कैंसिल आउट कर दो, और ऐसा ही ऑप्शन था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, 2 को तुम एलसीएम ले लो, 2√2 एलसीएम हो जाएगा, नीचे भी 2√2 एलसीएम हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और अच्छा सा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो सके तो इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके हमें कमेंट में बताओ। कुछ तो होमवर्क होना चाहिए, ठीक है, कुछ तो होमवर्क होना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा होमवर्क, कुछ नहीं करना, इधर एलसीएम लेते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर ऑप्शंस देखोगे ना, ये क्वेश्चन खोल के अगर ऑप्शंस देखोगे तो तुम्हारा मैच हो जाएगा, ऐसे ही करना था इसको। ठीक है, ये पूरा निकाल के माइनस करना था उसी को, तो माइनस करके ये आंसर आ जाता है। इसका वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट ही तुम्हारा एंगल होता है। ये तुम्हारे नोट में भी अगर नोट करना है तो करके रख सकते हो, वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। अगर तुम्हें वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट पता है तो वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा एंगल। एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना है, तो वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, ऐसा करके निकाल सकते हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन है माय गॉड, 3 वेक्टर्स OP, OQ, OR each of magnitude A are acting as shown figure. The resultant of the 3 vector is a√x. Find the value of x. चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, चलो 3 वेक्टर्स OP, OQ, OR each of magnitude A। अच्छा, सबका मैग्नीट्यूड A है। ठीक है, ये हमें पता है, सबका मैग्नीट्यूड A है। सबका अगर मैग्नीट्यूड A है, चलो हम लोग निकालते इसको कि इधर पे OP का मैग्नीट्यूड A है, OP का मैग्नीट्यूड क्या है, A है, OQ का मैग्नीट्यूड भी A है, और OR का भी मैग्नीट्यूड A है। सबका मैग्नीट्यूड O है, A है, ओके, तीनों A है। तो इनका रिजल्टेंट जो भी आएगा वो a√x आएगा, ये बताया गया है। तो तुम्हें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो निकाल लो, बस हो गया। ये तो तुम्हारा देखो, ये x डायरेक्शन में ही है ना, ये OP वेक्टर तो x डायरेक्शन में ही है, तो उसका कंपोनेंट निकाल के क्या फायदा, उसका कंपोनेंट a ही तो है x एक्सिस पे। ठीक है, और ये जो वेक्टर है, ये देखो, ये जो OQ है, ये पहले से y एक्सिस में, तो इसको Q में कंपोनेंट में तोड़ूंगा, कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा सिर्फ इसको। तो इसका इधर पे कितना एंगल बना हुआ है, 45, तो और 45 बनने से कितना जाता है, a/√2 जाता है। और यही अगर तुम इधर पे देखोगे तो कितना आ जाएगा, a/√2 इधर पे भी आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना बात। सिर्फ एक ही एंगल को तुम्हें क्या करना था, रिजोल्व करना था। ठीक है, सब एंगल को रिजोल्व नहीं करना था, सिर्फ एक ही, सब वेक्टर को रिजोल्व नहीं करना था, सिर्फ एक ही को अगर रिजोल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाकी ऐसे ऐसे अपने जगह में बैठा हुआ है। जैसे कि मैं दिखाता हूं तुम्हें कि ये ए पहले से ही इधर पे बैठा हुआ है,
ठीक है, और इसके नीचे एक आ गया, देखो ये नीचे आया ना, नीचे क्या आया देख लो इधर, नीचे क्या आया, नीचे आया तुम्हारा a/√2। ठीक है, और इस तरफ पहले से a बैठा हुआ था, पहले से a बैठा हुआ था, और फिर से और एक आ गया, दैट इज a/√2 आ गया। ठीक है, तो टोटल अगर इसका डायग्राम बनाओगे तो टोटल डायग्राम में तुम्हें क्या मिल जाएगा, देखो इधर से मैं इधर जा रहा हूँ, इसके बाद इधर आ जाओ, तो इधर आ जाएगा तुम्हारा a+a√2, और इस तरफ आ जाएगा, देखो ये a, और जिसको माइनस करेंगे तो a-a-a-a/√2, a-a/√2। तो इनका अगर तुम रिजल्टेंट निकालोगे, ये रिजल्टेंट तुम्हें चाहिए, तो ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, देखो दोनों में 90 डिग्री बना हुआ है, तो ये रिजल्टेंट जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो a+a/√2 का स्क्वायर और प्लस a-a/√2 का स्क्वायर। आई होप अभी तुम कर लोगे, या मुझे करना पड़ेगा, बता दो। तुम्हें इतना तो पता होगा कि a स्क्वायर प्लस, देखो ये ऐसा कर लो सर, दोनों चीज तो सेम ही है, तो a+b अगर होल स्क्वायर रहता और a-b अगर होल स्क्वायर रहता तो तुम्हें आंसर पता है क्या, तो इसको नोट कर लो कि सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2i से भी होगा इधर, बट इधर अगर देखोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट इधर माइनस 2i से भी होगा, तो ये टर्म लिख के क्या फायदा, ये टर्म तो कट ही जाएगा ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2i a स्क्वायर प्लस 2i b स्क्वायर, ये सिर्फ लिख लो बस, हो जाएगा आंसर 2i a स्क्वायर प्लस 2i b स्क्वायर। ठीक है, 2i a स्क्वायर प्लस 2i b स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, तो 2i a स्क्वायर प्लस 2i b स्क्वायर, b मतलब इधर पे a/√2 का स्क्वायर, 2i b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2a स्क्वायर प्लस, ये अगर देखोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, 2 कट जाएगा a स्क्वायर, तो ये अगर देखोगे तो आया है 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर मतलब √3a आ गया है। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो आया है वो, रिजल्टेंट जो भी आया है वो आया है हमारा √3a, और इनका जो आया है वो आया है a√x, तो इधर से अगर कैंसिल आउट करोगे तो x का वैल्यू 3 मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, कैंसिल आउट करो और आंसर देख लो। ठीक है, मैंने इधर पे थोड़ा सा शॉर्टकट खेला, इसको पूरा थोड़ी तोड़ेंगे, पूरा ना तोड़ के डायरेक्ट इधर से देख लिया कि a और इसको b पकड़ लिया, तो a+b a-b स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आएगा, तो डायरेक्ट लगा दिया मैंने, तो आंसर आ गया, देख लो। चलो आज हमें पढ़ना था कैसे, देखो एडिशन खत्म हो गया, एडिशन का बहुत सारा हम लोग ने क्वेश्चंस भी किया है। ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पूरा जेईई नीट को कवर करेंगे पूरा। ठीक है, और क्योंकि एडवांस में वेक्टर की डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, वेक्टर एक्चुअली एक चैप्टर है जो हमें हर एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ने के लिए मदद कराए, मतलब इस दर से मदद लेना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, उसके लिए हम लोग वेक्टर सीख रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी वेक्टर का एक क्वेश्चन आया था 2017 में, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने करवा दिया। ठीक है, 2 मेथड से करवाया था, सेकेंड वाला मेथड काफ़ी इजी मेथड से मैंने करवा दिया था, पहला वाला मैंने वेक्टर से करवाया, सेकेंड वाला मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगा के मैंने सॉल्व करवा दिया था, तो उसको जाके एक बार देखना। ठीक है, एडवांस में अभी तक एक ही आया है। ठीक है, बट मेंस में देखोगे, नीट में देखोगे तो बहुत सारा आया, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से ऐसे कर रहे, 4-5 करके ऐसे रोज कर रहे, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारा एक साथ करेंगे सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में एक ही टॉपिक बच जाएगा, दैट इज प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स करके एक चैप्टर, एक टॉपिक बच जाएगा, और बाकी हमें क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, अच्छा, तो अभी हमें डॉट प्रोडक्ट पहले सीखना है और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट सीखना है। तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन मतलब वेक्टर को एडिशन हम लोग ने किया था, वेक्टर को अगर एडिशन करते हो तो तुम्हें क्या क्या सीखना पड़ता है, तुम्हें ट्राइंगल लॉ सीखना पड़ता है, तुम्हें पैरेललोग्राम लॉ सीखना पड़ता है, और तुम्हें पॉलीगॉन लॉ सीखना पड़ता है। तो सबसे क्वेश्चंस आता है और मैंने करवाया है। ठीक है, टफ क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। ठीक है, अच्छा, उसी तरह अगर वेक्टर को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई, वेक्टर को क्या करना है हमें, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इधर लिखते हैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन करने का 2 तरीका होता है। तो देयर आर 2 मेथड्स जिसमें हम लोग वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका का नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम होता है,
स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा तरीका का नाम होता है दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, आज हमें दोनों को देखना है, दोनों का एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करना है, और नेक्स्ट क्लास में इनका पूरा एप्लीकेशन मतलब क्या, जो जो क्वेश्चंस आया हुआ है कैसे इसको यूज कर सकते हैं वो सब देखेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट को हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम भी है दैट इज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम भी है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे करके हमारे पास दो टाइप का मल्टीप्लीकेशन आता है। तो सबसे पहले हमें स्केलर प्रोडक्ट समझना पड़ेगा, उसका नाम क्यों स्केलर आया है। ठीक है, उसका नाम क्यों स्केलर दिया गया है, क्योंकि इसका जो आंसर निकलता है ना डॉट प्रोडक्ट करने के बाद, जो भी तुम्हारा रिजल्ट निकलता है, आंसर निकलता है, वो हमेशा एक स्केलर नंबर निकलता है। एक क्या निकलता है, स्केलर एक नंबर आता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से हमेशा आंसर क्या आता है, एक नंबर आता है। ठीक है, एक क्या आएगा, नंबर आएगा, एक नंबर देगा। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट का जो रियल सिग्निफिकेंस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। लास्ट जो टॉपिक होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में हम लोग देखेंगे कि इसका रियल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, आज तो हम लोग सिर्फ डॉट प्रोडक्ट बोल के निकल जाएंगे, लेकिन कल उसका और एप्लीकेशंस देखेंगे। जो क्लास 12 में अगर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह निकालने के टाइम इसका रियल सिग्निफिकेंस लगता है। ठीक है, तो वो मैं कल समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, कल का क्लास में मैं ये समझाऊंगा। तो इसका जो भी आंसर आएगा, जो भी तुम डॉट प्रोडक्ट, एक दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है जैसे कि ए और बी, और बीच में तुम्हें इधर पे मैंने देखो ये मैंने डॉट लगाया, डॉट इसका मतलब ही होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अभी डॉट अगर लगाओगे ना ए और बी के बीच में अगर डॉट लगा दिया ना, नहीं बोल सकते कि सर ये तो ऐसे इनटू, नहीं, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, वो डॉट प्रोडक्ट वाला मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट। और ए डॉट बी जो होता है ना सर, वो हमेशा ए का मॉड बी का मॉड और साथ में क्या आ जाता है, कॉस थीटा। ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला है जो मैं सर देंगे तुम्हें। ठीक है, बट इधर से तुम्हें यह समझना है कि इधर पे जो ए है ना उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, जो बी है वो भी मैग्नीट्यूड है, और जो कॉस थीटा में जो थीटा है ना उसका मतलब भी तुम्हें समझना है। यह मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेरी सिंपल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल बना हुआ है वही तो थीटा है। ठीक है, तो क्या मैं इस चीज को ए डॉट बी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ए बी कॉस थीटा, डायरेक्ट लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा। यस, एक ही तो बात है, जहां पे मैं ए बी कॉस थीटा मतलब ए तुम्हारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया। ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है ना, एक ही तो बात होता है, ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और थीटा मतलब ए और बी के बीच का एंगल। थीटा मतलब ए और बी के बीच का एंगल। जैसे कि मैं अगर तुम्हें डायग्राम बना के दिखाऊं, तो डायग्राम में अगर तुम देखोगे तो ऐसा दिखेगा ये कि सर ये अगर दो वेक्टर है हमारे पास, ये अगर हमारे पास दो वेक्टर है, जैसे कि ए है ये ए वेक्टर है लेट्स से, और ये बी वेक्टर है। ठीक है, और ये दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, ए डॉट बी करने से हमेशा आंसर एक क्या आएगा, स्केलर नंबर आएगा। मतलब इधर से अगर तुम देखोगे ना ये एक स्केलर है मतलब मैग्नीट्यूड तो हमेशा स्केलर आएगा, एक नंबर आएगा, ये भी एक स्केलर है, और कॉस थीटा से भी तो हमेशा एक नंबर ही आएगा ना। तो इसलिए इसका जो टोटल आंसर जो आएगा, पूरा जो आंसर आएगा, इसका जो पूरा आंसर जो आएगा वो एक क्या आएगा, स्केलर आएगा। स्केलर मतलब एक नंबर आएगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं कि दो वेक्टर का अगर तुमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किया, तो डॉट प्रोडक्ट करने से हमेशा आंसर एक नंबर आएगा, ना कि हमेशा आंसर क्या आएगा, एक नंबर आएगा, ना कि क्या आएगा, ना कि एक वेक्टर। ठीक है, जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, इसका नाम देखो वेक्टर दिया है, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा ना वो एक वेक्टर आएगा। दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर एक वेक्टर आएगा। इधर पे दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे बट आंसर क्या आएगा, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई
अप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा हमेशा एक स्केलर ही आएगा। ठीक है, ये तुम्हें याद होना चाहिए क्योंकि हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे, तो ये याद आना चाहिए। ठीक है, इसको याद करो पहले। और ए और बी के बीच का एंगल भी देख लो इधर पे। ठीक है, ए डॉट बी क्या होता है ये भी देख लो। कल मैं इधर से तुम्हें इसका प्रोजेक्शन वगैरह लेके समझाऊंगा, आज हमें नहीं चाहिए। आज हमें सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करने में क्या क्या लगता है, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, और ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, दैट इज थीटा। ठीक है, वो अगर आता है तुम्हें तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ए चाहिए, बी चाहिए, और दोनों के बीच का एंगल चाहिए। सोचो कि तुम्हारे पास एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इफ मॉड ऑफ ए दिया हुआ है इज 3। ठीक है, मॉड ऑफ बी दिया हुआ है, मॉड ऑफ बी दिया हुआ है 4। ठीक है, एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी is 45 डिग्री। फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी। अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या तुम निकाल सकते हो, ए डॉट बी निकाल सकते हो क्या? तो ए डॉट बी निकालने के लिए तुम क्या करोगे, ए डॉट बी निकालना है तुम्हें, तो तुम क्या करोगे, आंसर ए डॉट बी निकालना है। तो तुम्हें पता है कि सर ए डॉट बी जो होता है ना, वो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और साथ में क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है। साथ में क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है। मॉड ऑफ ए इज 3, मॉड ऑफ बी कितना दिया हुआ है 3, और साथ में क्या दिया है 4, और साथ में कॉस थीटा, थीटा दिया हुआ है 45। ठीक है, कॉस 45 इज, ये आ गया तुम्हारा 12, और कॉस 45 इज 1/√2। ठीक है, तो √2 से अगर इधर इंटू कर दोगे तो ये आ जाएगा इतना। तो ए डॉट बी का आंसर हमेशा, मैंने क्या बोला था, एक स्केलर नंबर आता है। तो देखो इधर पे भी आंसर स्केलर आए, देखो स्केलर नंबर आए। ठीक है ना, समझ आ गया बात, इजी इजी बात है। ठीक है, उसी तरह अगर एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते कि सर अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी इफ mod of a equal to 2 and mod of b equal to 1, mod of b equal to 1, एंड थीटा दिया हुआ है, थीटा मतलब उनके बीच में थीटा जो है वो है तुम्हारा 120 डिग्री। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो हमें निकालना इसका आंसर। इसका अगर आंसर निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये निकालना है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, डायरेक्ट लगा सकते हैं, ऐसे मॉड मॉड ना लिख के डायरेक्ट ही तो लगा सकते हो, ए बी कॉस थीटा। ए दिया हुआ है 2, बी दिया हुआ है 1, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और कॉस कितना दिया हुआ है 120। तो कॉस 120 हो जाएगा माइनस, कॉस 120 कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। तो इधर पे आ जाएगा 2 1, और ये आ जाएगा माइनस हाफ। तो ये कैंसिल आउट होके ये -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा -1, ये हमेशा हो जाएगा। बात ये समझ आ गया बात। तो आगे बढ़ते आगे बढ़ते, और आगे बढ़ के अब बात ये है सर, मॉड वगैरह अगर दिया हुआ है कि ए का मॉड दिया है, बी का मॉड दिया हुआ है, ये सब तो सर आता है अभी, लेकिन इधर नोट लगाएंगे, इफ ए वेक्टर इज गिवन, ए एंड बी वेक्टर इज गिवन, तब कैसे निकालेंगे, इफ ए एंड बी वेक्टर इज गिवन। अगर ए और बी वेक्टर अगर गिवन है तो कैसे निकालोगे, एंगल उंगल कुछ नहीं दिया हुआ है, ए और बी सिर्फ दिया हुआ है,
मतलब सर कैसे, जैसे कि मैं दिखाता हूं इधर कि ए दिया हुआ है, ए वेक्टर इज गिवन ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। और बी वेक्टर इज गिवन बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हें चाहिए ए डॉट बी, तुम्हें क्या करना है, ए डॉट बी करना है, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ए डॉट बी करना है। तो तुम पहले आराम से लिखो, ए के जगह में ए का वैल्यू लिखो, दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे लिखा, ठीक ना। डॉट तुम बी लिखो, देखो ए डॉट बी, बी लिखो, ऐसे वेक्टर में दिया हुआ है तो बी लिखो, पूरा वेक्टर में जैसे भी दिया हुआ है बी लिख दो, ऐसे पूरा बी ऐसे लिख दो। तो ऐसे करके मैंने बी भी लिख दिया, ठीक है। अभी डॉट प्रोडक्ट अगर करना है ना, तो याद रखना है तुम्हें, जो जो तुम्हारा लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स मतलब सर आई कैप लाइक है ना, लाइक टर्म्स तुम्हें ये याद रखना है कि लाइक टर्म्स अगर लिखना है ना, लाइक टर्म्स को ही तुम्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लाइक टर्म्स को ही तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अनलाइक को करोगे क्या, अनलाइक को नहीं करना है, अनलाइक को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों आगे समझेंगे, बट अभी मैं तुम्हें ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है। अनलाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई मत करो, अनलाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। अनलाइक टर्म्स को कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कुछ मत करना, ठीक है। ये तुम्हारा इधर से, तुम्हें इधर से ये सीखना है, पहली बात। ये जब सीख जाओगे तब आओ मेरे साथ साथ। लाइक टर्म्स मतलब आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के, आई के साथ जे का कभी क्या नहीं करना, आई के साथ जे का कभी क्या नहीं करना, मल्टीप्लाइंग नहीं करना, ठीक है। यही इधर पे लिखा हुआ है, तो पहले ये करो, उसके बाद समझेंगे क्यों ऐसा, क्योंकि जब क्यों की वो आगे समझेंगे, बट अभी डायरेक्ट तुम लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, दैट इज सिर्फ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, आई कैप जे कैप कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, सिर्फ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते रहो, सिर्फ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते रहो, बस हो गया तुम्हारा आंसर। ये होता है तुम्हारा, आई कैप जे कैप तो रहेगा ही नहीं ना, आई कैप जे कैप मत लिख देना इधर कि सर ये आई कैप ये जे कैप ये कैप, नहीं, आई कैप जे कैप तो रह ही नहीं सकता ना, स्केलर नंबर आता है ना हमेशा, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी अगर तुम्हें चाहिए, ए डॉट बी अगर तुम्हें चाहिए, पहले मैं एक दो एग्जांपल करा देता हूँ तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ए डॉट बी अगर चाहिए तुम्हें, तो तुम क्या करोगे, सर सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक्स का एक्स के साथ इंटू करेंगे, वाई का वाई के साथ इंटू करेंगे, ठीक है, वाई का वाई के साथ इंटू करेंगे, और जेड का सिर्फ जेड के साथ ही इंटू करेंगे, और कुछ नहीं करना, सिर्फ कोफिशिएंट्स को इंटू करके लिख देना है, ठीक है। तो इधर पे अगर मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन अगर ऐसे बना फॉर्मेट करके दे दिया कि सर इफ ए वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस प्लस सोचो कि 3 के कैप, ठीक है, और बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप जे कैप माइनस के कैप, ऐसा दिया हुआ है, तो ए डॉट बी निकाल पाओगे, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी तुम लिख लो एक बार पहले, के बाद और मत लिखना, एक दो बार लिख के कर लो कि सर पूरा चीज लिख देता हूँ, और डॉट लगाना है, बीच में डॉट लगाना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, डॉट लगा दिया, और इधर पे आई जे और के, आई जे और के, ठीक है, ये लगा दिया। फिर अभी इसको इंटू कर लो, अभी क्या करना है तुम्हें, आई के साथ सिर्फ आई का इंटू करना है, कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 2 इसका कोफिशिएंट 1 तो आ जाएगा 2, उसके बाद इसका कोफिशिएंट -1 इसका कोफिशिएंट +1 तो इंटू करने से -1, इसका कोफिशिएंट 3 इसका कोफिशिएंट -1 तो सिर्फ के का देखना है, तो 3 - 1 इज -3, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2 - 4 इट विल बी -2 एंड इट इज अ स्केलर नंबर, क्योंकि आंसर तो हमेशा स्केलर ही आएगा, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा आंसर समझ, ठीक है। अब बात ये आया कि सर आई के साथ आई का कुछ नहीं हुआ क्या, वो सब अभी समझेंगे, ठीक है। आई के साथ आई का क्या हुआ क्या कुछ, तो देखो इधर पे देखना, आई के साथ आई का आंसर 1 हो जाता है, जे के साथ जे का आंसर 1 हो जाता है, और के साथ के का भी आंसर
वन हो जाता है। सर ये क्या हो गया? ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं। और इसके बाद और भी लिखो, आई के साथ जे का जो आंसर होता है ना, वो हमेशा जीरो हो जाता है। और आई के साथ अगर के का अगर करोगे ना, वो भी आंसर जीरो हो जाता है। और जब तुम जे और के का करोगे ना, तो भी तुम्हारा आंसर जीरो आ जाता है। सर ये सब क्या है? इसको तुम्हें सीखना है। सीखना क्या है वो तो अभी सिखाई दूंगा मैं। ये सब क्यों, ये सब क्यों हुआ सर, ऐसा क्यों हुआ? रीजन इधर पे देखो ना, मैंने आई आई का नहीं लिखा, देखो ए एक्स और बी एक्स का लिखा, बट आई भी तो डॉट आई हुआ है ना, आई डॉट आई हमेशा आंसर वन आ जाता है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। क्या हुआ देखो, जब तुम्हें पता है कि ए डॉट बी, अगर तुम्हें पता ही है, कितना पता है, ए बी कॉस थीटा, ये तुम्हें पता ही है, तो आई डॉट आई करो ना, ए के जगह में आई बिठा दो, आई डॉट आई, तो ए के जगह में आई आ गया, बी के जगह में आई आ गया। और इधर पे क्या रखना होता है, आई का मैग्नीट्यूड। देखो ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड होता था, तो आई मतलब आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन। आई इज तुम्हारा यूनिट वेक्टर, आई एक यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड वन होगा। उसी तरह बी का मैग्नीट्यूड लिखना होता है, तो इधर पे बी भी आई तो है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा। और साथ में कॉस क्या लिखना पड़ता है, कॉस का दोनों के बीच का एंगल, तो आई और आई के बीच में, आई और आई के बीच में तो 0 डिग्री होगा ना, दोनों सेम वेक्टर है, तो 0 डिग्री, कॉस जीरो इज वन। तो इसलिए देखो आई डॉट आई हमेशा कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। बोलो समझ आया? उसी तरह तुम्हारा जे डॉट जे अगर करोगे ना, एक करवा देता हूं फिर से कि सर जे डॉट जे में जे का मैग्नीट्यूड, देखो इधर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच का एंगल, जे का मैग्नीट्यूड वन, जे का मैग्नीट्यूड वन, और दोनों के बीच में कॉस जीरो सर कितना होता है, जीरो होता है। उसी तरह के डॉट के में अगर करोगे तो के का मैग्नीट्यूड वन, के का मैग्नीट्यूड वन, दोनों के बीच में एंगल जीरो, तो ये जीरो नहीं आएगा रे, ये वन आ जाएगा ना, कॉस जीरो इज वन, तो ये आ जाएगा तुम्हारा वन, और ये भी आ जाएगा वन। तो इसलिए आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के आंसर वन ही आता है। ठीक है, डॉट डॉट प्रोडक्ट याद रखना। इसलिए हम लोग ने इधर पे आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के को इग्नोर करके वन लिख दिया, इसलिए इधर पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तो ये भी लिखा था। अच्छा सर, अभी बात ये है, सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स को ही क्यों इंटू किया? सर हमें तो पता है कि आई के साथ आई का भी होना चाहिए था और जे का भी होना चाहिए था, ऐसा क्यों किया? जे और के साथ, देखो इसको जे और के साथ इंटू क्यों नहीं किया? क्योंकि जे और जब तुम आई को जे और आई को के साथ जब इंटू करोगे ना, तो आंसर 0 0 निकल जाता है। कितना आंसर निकलता है? 0 0 आंसर निकलेगा। तो उसको समझ लेते हैं अभी। सर ये पहले लिख लेते हैं, देखो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। फिर से लिख रहा हूं, ठीक है। अभी देखो आई डॉट हमें करना है जे, ठीक है, तो ए हो गया तुम्हारा, बी हो गया, ओके। तो इधर पे क्या लिखना पड़ता है, आई का मैग्नीट्यूड, जे का भी मैग्नीट्यूड वन ही है, इनटू दोनों के बीच का एंगल। देखो आई मतलब एक्स एक्सिस हो गया और जे मतलब वाई एक्सिस हो गया, तो आई और जे के बीच में एंगल कितना बना है, 90 डिग्री। और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 जीरो होता है। इसके वजह से हम लोग ने इधर पे अनलाइक टर्म्स को क्या किया था, अनलाइक को हम लोग ने इग्नोर मार दिया था, मल्टीप्लाई मत करना। इसका मतलब कि आई के साथ जब जे का अगर मल्टीप्लाई किया ना, तो आंसर जीरो ही आने वाला है, तो करना क्यों है? ठीक है, टाइम वेस्ट क्यों करना है? ठीक है, उसी तरह अगर तुम देखोगे तो जे और के का अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, तो जे का मैग्नीट्यूड वन, के का मैग्नीट्यूड वन, और दोनों के बीच का एंगल सर 90, तो आंसर आ जाएगा जीरो। उसी तरह अगर आई और के बीच में करोगे, आई का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल 90, तो आंसर आ जाएगा जीरो। इसलिए ये तीनों जीरो आ रहा है, और ये तीनों कितना आता है, वन वन और वन। ठीक है, ये बात था। ठीक है, ये बात था तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, अब सुन लो, ये अगर ये इधर से यही समझ आ रहा है ना कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, ये बात इधर से समझ आ रहा है। इधर से क्या बात समझ आ रहा है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, देखो इधर पे आई और जे, इधर पे लिख सकते हैं ना, आई और जे एंड के, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। देयरफॉर उनका हमेशा डॉट प्रोडक्ट, उनका डॉट प्रोडक्ट किसी के साथ भी कर दो, मतलब उनमें डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। मतलब आई आई जे का, जे के आई के का,
आंसर हमेशा 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो cos 90 डिग्री आएगा, cos थीटा आता है ना, cos 90 cos 90 cos 90 cos 90, हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इधर पे दे दिया कि a डॉट बी अगर 0 समझा रहा है, अगर कभी a डॉट बी 0 समझा रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि a इज परपेंडिकुलर टू b। ये तुम्हें समझ जाना चाहिए, ठीक है। एक पेज अभी उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, अभी थोड़ा बहुत हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इधर से, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे पास अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि a i माइनस जे प्लस के, और b दिया हुआ है i प्लस जे 2k, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तुम्हें चाहिए a डॉट बी, तुम्हें क्या निकालना है, a डॉट बी। तो निकाल लोगे ना एक सेकंड में। सर a डॉट बी जो होगा वो कैसे निकालते हैं सर, a डॉट बी निकालने के लिए पहले a लिख लो और डॉट कर लो उसके साइड में b को। b कितना है, ठीक है, और अभी डॉट प्रोडक्ट कर लो। तो सर i के कोफिशिएंट 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके -1 इसके 1 तो -1 हो जाएगा, इसके 1 बट इसके 2 तो आंसर 2 आ जाएगा। सिर्फ कोफिशिएंट को इनटू करके लिख देना होता है, तो ये आंसर 2 आ गया। a डॉट बी का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और अभी अगर तुम दूसरा क्वेश्चन करोगे, टू आई माइनस जे प्लस के दिया हुआ है, और b जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2i और प्लस 2j और माइनस 2k, ऐसा दिया हुआ है। तुम्हें पूछा है कि a डॉट बी निकालो, तो निकाल लेंगे a डॉट बी। a डॉट बी निकालने के लिए अभी क्या करेंगे, सेम उसी तरह लिखना है तो लिख लो, अभी के लिए लिख रहे, बाकी आगे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग इंटू करेंगे। अभी थोड़ा नोट्स अगर अच्छे से बनाना है तो लिख के अभी कर लो, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि कर क्या रहे। ऐसे डॉट कर रहे, और अभी कोफिशिएंट को क्या करो, इंटू करो। 2 का 4 -1 और 2 का -2 हो जाएगा, ये आ जाएगा, और -2, आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब a डॉट बी का आंसर 0 आया है। इसका यही मीनिंग होता है कि सर a इज परपेंडिकुलर टू b। समझ आ गया, a b परपेंडिकुलर है, यही समझ आ रहा है इधर से। a डॉट बी 0 आने का मतलब यही समझ आता है कि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया। अभी परपेंडिकुलर हमें समझ आ गया कि सर परपेंडिकुलर कब होगा, क्यों होगा, हमें समझ आ गया, ठीक है। परपेंडिकुलर कब होगा, क्यों होगा, हमें समझ आ गया। तो अभी अगर मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया जिसमें जिसमें तुम्हें ये दिया तो रहेगा, क्या दिया रहेगा, तुम्हें ये दिया रहेगा कि एक वेक्टर है, दैट इज आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 5 के कैप, ऐसा दिया हुआ है। और एक वेक्टर दिया हुआ है दैट इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 नहीं, सिर्फ के कैप, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हें चाहिए इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, आर परपेंडिकुलर टू each other, find lambda, each other, find lambda, lambda निकालना है तुम्हें। तो तुम्हें पता है कि a डॉट बी 0 हो रहा है, इसका मतलब हो गया सर a डॉट बी 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, a डॉट बी 0 हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि, इसका मतलब ये हो गया कि ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें इसको डॉट प्रोडक्ट करके 0 कर देना है। ये परपेंडिकुलर बोला हुआ है तो मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो 0 आ जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, बस हो गया। तो अभी देखो जल्दी जल्दी करते हैं, इसका कोफिशिएंट तो 2, ठीक है, यही तो करना है हमें।
इसका कोफिशिएंट लेमडा, इसका कोफिशिएंट -1 तो माइनस लेमडा, इसका कोफिशिएंट 5, इसका 1 तो ये आ जाएगा 5 और इक्वल टू क्या करना है 0। तो इधर से लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 7। देख लो अच्छे से, आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ऐसा दिया रहेगा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है, तो तुम्हें निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है, लेमडा या ए या तो बी, ऐसा करके वो लोग बता के देंगे। ठीक है, ऐसे करके तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ऑन अदर वेक्टर, ऐसा, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमें मल्टीप्लिकेशन खत्म करना है, और मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट जो आता है वो तुम्हारा आता है वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट में अभी समझ आ गया कि सर वेक्टर प्रोडक्ट जो है, जैसे स्केलर प्रोडक्ट में आंसर तुम्हारा स्केलर आया है, बट वेक्टर प्रोडक्ट में आंसर वेक्टर आएगा। इसका मतलब सर क्रॉस प्रोडक्ट, समझाइए सर, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए तो लिखोगे और साथ में इस बार डॉट ना देके इस बार क्रॉस लिखोगे। समझ आ गया क्या, दो वेक्टर के बीच में ऐसे अगर क्रॉस लगाओगे ना तो इसका मतलब होगा क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है जैसे हम लोग नंबर के बीच में लगाते, इसका मतलब होता है तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस जो लगाया इसका मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और ए क्रॉस बी करने से हमारा जो आंसर आता है वो आता है ए बी साइन थीटा, और साथ में तुम इधर पे ए बी साइन थीटा और साथ में तुम इधर पे एन कैप लगाते हो। ठीक है, इसको मैं समझाता हूं, लेकिन और एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, उसको मैं करवा के आता हूँ इधर। ठीक है, पहले इतना लिख सकते हो, और एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है वो करवा लेता हूँ पहले उधर जाके। ठीक है, इधर जाके मैं और एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ तुम्हें कि सर अगर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इफ ए वेक्टर, मतलब जितना टाइप का हो सकता है मैं करवा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये अगर दिया हुआ है, ये अगर ऐसा दिया हुआ है, ऐसे एक दिया हुआ है, और बी दिया हुआ है, थ्री के कैप, ऐसा ही अगर दिया हुआ है, तो तुम्हें पूछेंगे फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, मतलब तुम्हें इस बार एंगल निकालना है, और तुम्हें पता है, तुम्हें ये पता है कि सर जो भी एंगल निकालना है ना वो हम लोग चुटकी में निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ए डॉट बी जो होता है ना, वो होता है, ए डॉट बी क्या होता है सर, ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा। तो इधर से कॉस थीटा निकाल लो, बस हो गया। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, तो इधर से अगर थीटा निकाल लोगे तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो ये नोट करके, अच्छे से नोट करके रखो, क्योंकि इधर से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये तुम्हें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने में मदद करेगा। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर निकालना है तो ऊपर में डॉट करो, कॉस इनवर्स, ऊपर में डॉट प्रोडक्ट, और नीचे उनका मैग्नीट्यूड, नीचे उनका मैग्नीट्यूड लगा देना। ठीक है, तो हो गया, बस कर लेंगे। अभी थीटा हमें चाहिए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ऊपर डॉट करो और नीचे उनका मैग्नीट्यूड लिखो, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो कॉस इनवर्स ए डॉट बी कितना आ जाएगा, बोलो, देख के तो पता चलेगा ना, ए डॉट बी 1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये करेंगे तो 3 आएगा, 1 -1 और ये करने से 3 आएगा। और अभी मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √3। देखो, √1² + 1² + 1², √1² + 1² + 3², तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9, 10, 11, ये आ जाएगा तुम्हारा 11। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 3, तो कॉस इनवर्स, ठीक है, ये आ जाएगा √33, और ऊपर आ जाएगा तुम्हारा कट के 3। ठीक है, या तो इसको ऐसा भी कर सकते थे, √3। तो इसको अगर थोड़ा सा और सोचोगे, मतलब और सुंदर करना है, तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, √3/11। ठीक है, इधर से √3 और ऊपर 3 है ना, तो √3 इंटू कर दो। ठीक है, √3 या तो 3/√3 हो जाएगा √3, तो ऊपर में √3 और नीचे 11, ऐसा भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट जो भी है, इधर से मुझे एंगल समझाना था, तो ऐसे करके एंगल भी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे करके एंगल भी तुम निकाल सकते हो, ऐसे निकालो। जैसे दो वेक्टर दिया जाएगा, एंगल अगर पूछा तो ऐसे करके निकाल लेना। ठीक है, अभी देखो क्रॉस प्रोडक्ट में
ए और बी के बीच में एक क्रॉस का सिंबल दिया जाएगा, ठीक है। और इसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो आज ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का एक टॉपिक ही अलग है, इसलिए हम लोग वो कल देखेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट का भी रियल सिग्निफिकेंस है, वो आज देख लेंगे, ठीक है। वो आज हम लोग देख लेंगे क्या है। तो ए बी साइन थीटा, देखो ए क्या है, तो तुम मेरे साथ साथ बताओ कि सर ए क्या है, एक स्केलर है। सर बी क्या है, बी भी तो मैग्नीट्यूड होता है ना बी का, तो वो भी एक स्केलर है। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा भी तो एक स्केलर ही क्वांटिटी है ना, एक नंबर आएगा। और ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर, या तो ये तुम्हारा डायरेक्शन देगा। यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, ये डायरेक्शन देगा, ये डायरेक्शन दिखाएगा, इट इज ओनली फॉर डायरेक्शन। और ये जो तुम्हारा है, दीज आर फॉर मैग्नीट्यूड, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड दिखाएगा और वो तुम्हारा डायरेक्शन समझाएगा। तो बस तुम्हारा हो गया। ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा, ए क्रॉस बी करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आ रहा है वो हमेशा आएगा ए क्रॉस बी करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा ए बी साइन थीटा एन कैप आता है, ए बी साइन थीटा एन कैप आता है। जिसमें तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इधर पे ये जो चीज है ये एक मैग्नीट्यूड समझा रहा है, ठीक है। और ये जो चीज है ये एक तुम्हें डायरेक्शन दिखा रहा है। ये क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर होता है तो मतलब ये जो पूरा चीज है वो एक मुझे वेक्टर देगा, वेक्टर। इसके वजह से ही एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, मतलब एक वेक्टर आएगा तुम्हारा आंसर। इसके वजह से ही तुम्हारा जो क्या होता है, नाम होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट का, उसका नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। क्योंकि जो ए और बी को अगर तुमने क्रॉस किया तो आंसर तुम्हारा हमेशा क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा एक स्केलर नंबर है और साथ में एक तुम्हें वेक्टर का डायरेक्शन दिखाने के लिए एन कैप लिखना पड़ता है, ठीक है, एन कैप लिखना पड़ता है। तो इसको अगर समझना है तो हम इधर पे ही समझ लेंगे इसको कि सर ए क्रॉस बी कैसे करते। इधर पे जगह होगा, हाँ हो सकता है। चलो ए क्रॉस बी कैसे करते, मैंने ये चीज पहले समझाया था, स्केलर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट मैंने समझाया था तुम्हें, याद करो। अगर तुमने वीडियो देखा होगा तो शायद मैंने सेकंड या थर्ड वीडियो में ही तुम्हें टाइप्स ऑफ वेक्टर में ही तुम्हें मैंने समझा दिया था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिटर्मिनेंट को कैसे लेना जाता है। तो देखो एक्चुअली अगर इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप बी, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और बी वेक्टर अगर दिया हुआ है दैट इज बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप अगर दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हारे पास ऐसे वेक्टर मैंने ले लिया, ठीक है। ए और बी दिया हुआ है, अगर ए बी है तुम्हारे पास, बी अगर नहीं दिख रहा है तो इधर लिख लेते हैं इसको। बी वेक्टर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अभी हमें जैसे डॉट प्रोडक्ट हमने सीखा था कि डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ आई और आई को, मतलब लाइक टर्म्स को इनटू करना है, अनलाइक टर्म्स को पकड़ना भी नहीं है क्योंकि उसका जीरो आ जाता है। क्यों आता है क्यों नहीं आता है सब कुछ एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। दो अगर वेक्टर दिया है तो क्या तुम्हें अभी क्रॉस प्रोडक्ट करना आएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये दो वेक्टर दिया हुआ है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग इधर पे देखेंगे। तो कैसे करते हैं, इसका आंसर एक ही चीज है, इसका आंसर ये है कि तुम्हें डिटर्मिनेंट आना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट सीखना पड़ेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट, इसका आंसर यही है कि तुम्हें क्या डिटर्मिनेंट आता है, नहीं आता है तो मेरे साथ साथ सीखो। अगर आता है मतलब तुमने क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक पढ़ा, ठीक है। 11 में हो तो शायद तुम्हें नहीं आता होगा, तो मेरे साथ साथ सीखो, मैं सिखाता हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालना होता है। तो कोई भी अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, ए क्रॉस बी का आंसर चाहिए मुझे, और ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा वो हमेशा एक वेक्टर आएगा, तो वेक्टर में ही आएगा। तो ए क्रॉस बी कैसे करते हैं, देखो तुम्हें सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना सीखना पड़ेगा। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते, तो ऐसे मेरे साथ साथ देखो,
तुम ए से दो क्या करो, ये जो सिंबल है ना ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ऐसे तुम क्या करो दो वर्टिकल लाइन खींचो, ठीक है। दो वर्टिकल लाइन अगर खींच दिया तो इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और इसमें तुम क्या करो, इसमें आई कैप जे कैप के कैप है ना, तो इसमें लगाओ आई कैप जे कैप और इसमें लगाओ के कैप, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप लगा दिया और फिर तुम इधर पे आओ, फिर तुम लिखो कि आई कैप में सबसे पहले ए क्रॉस बी है ना, अच्छा ए क्रॉस बी। और एक चीज इधर पे याद आ गया, इसको भी मैं इधर पे लिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूं बट तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ए डॉट बी, इधर पे मैं बताऊंगा अभी कि ए डॉट बी अगर तुम्हें दिखना है तो तुम इसको बी डॉट ए बी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये जो होता है ये क्या होता है, कॉम्पिटेटिव होता है। अरे यार, मतलब ए डॉट बी करो तो भी आंसर जितना आएगा और बी डॉट ए करने से भी आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। इसको भी तुम नोट करके रखना, नोट नोट, ठीक है। ए डॉट बी करने से जितना आएगा बी डॉट ए करने से इतना ही आएगा, मतलब वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ऐसा भी लिख सकते हैं। बट तुम्हारा अगर देखोगे ना क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ये देखा ना, ये देखा ना, देख लो ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, इधर से करो ना। ए डॉट बी करने से जितना आंसर आएगा ना 1 -1 और ये 3, और अगर बी डॉट ए करोगे ना तो 1 -1 +3, मतलब ए डॉट बी करने से और बी डॉट ए करने से आंसर तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए ये हम लोग ने लिखा इधर पे। बट क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं है, तुम अगर ए क्रॉस बी अगर करोगे ना तो इधर पे ए क्रॉस बी लिखा, तो तुम्हें इधर पे ए क्रॉस बी लिखने से तुम्हें इधर पे सबसे पहले ए का ही तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा। ए का कोफिशिएंट क्या क्या है और के कैप में क्या है, ए जेड है। देख लो समझ आ रहा है या नहीं, देखो आई जे के ऐसे लगा लो, और आई का कोफिशिएंट क्या है, ए एक्स है तो ए एक्स लगाओ, जे का कोफिशिएंट ए वाई है ए वाई लगाओ, के का कोफिशिएंट ए जेड है ए जेड लगाओ। ये ए क्रॉस बी कर रहा हूं इसके लिए, अगर बी क्रॉस ए करते तो पहले बी का हम लोग लिखते, ठीक है, बी का कोफिशिएंट पहले लिखना होता। तो अभी ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, पहले ए का लिख लो फिर बी का। बी का क्या है, बी एक्स बी वाई और इधर पे बी जेड, ठीक है। ऐसे करके भी तुम देख सकते हो कि आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव में आ जाएगा। मतलब ए क्रॉस बी अगर करोगे और बी क्रॉस ए अगर करोगे तो दोनों इक्वल आंसर नहीं देगा, एक माइनस सिंबल या तो माइनस साइन एक सामने आ जाता है, एक माइनस साइन आगे आ जाएगा। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। ये तुम्हें समझना है कि बी क्रॉस ए करने से पहले बी एक्स वाला लिखना पड़ता और बाद में तुम्हें ए वाला लिखना पड़ता। अभी ए क्रॉस बी कर रहे, पहले ए वाला लिखा फिर बी वाला लिखा, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो अभी देखो, अभी इधर पे तुम मेरे साथ साथ लिखना कि ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा एक वेक्टर ही आएगा ना, तो देखो मेरे साथ साथ लिखना। सबसे पहले तुम आई कैप लिखो, ये पहले भी मैंने समझाया था। सबसे पहले आई कैप लिखो और ऐसे ब्रैकेट लगा के बीच में ऐसे तुम माइनस लिख सकते हो, बड़ा बड़ा ब्रैकेट चाहिए रे। और उसके बाद तुम माइनस जे कैप लिखो और ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाओ, फिर तुम के कैप लिखो, ठीक है। अभी इधर ब्रैकेट नहीं दे सकते तो इधर ब्रैकेट लगाता हूं मैं, ठीक है, इधर ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। और बीच बीच में ब्रैकेट्स के बीच बीच में माइनस लगा दो, ब्रैकेट के बीच बीच में माइनस लगा लो, ठीक है। पहले आई लिखेंगे फिर माइनस जे लिखेंगे फिर क्लास के लिखेंगे। ये माइनस जे क्यों होता है, क्लास 12 में जाके डिटर्मिनेंट जब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ऑर्डर वगैरह होता है इसलिए इधर माइनस आता है। बट तुम्हें अभी के लिए ये सीखना है कि ये आई है, ये माइनस जे है और ये प्लस के है। पहले आई लिखना है, माइनस जे लिखना है और के लिखना है, और बीच बीच में तुम्हें ऐसे ब्रैकेट बना के बीच बीच में माइनस दे देना है, ठीक है। जब आई का निकालोगे ना आई, तब आई को बंद कर देना, ठीक है। आई को बंद कर दो, जब आई ऐसे बंद कर दो ऐसे बंद कर दो, ठीक है, पूरा बंद कर दिया। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आई का जब निकालना है तो ऐसे बंद कर दो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये 4 नंबर दिखेगा। ये 4 नंबर में सबसे पहले राइट साइड से तुम्हारा जो राइट होगा ना, राइट साइड से जो नंबर आ रहा है उनको इंटू करो, ठीक है, ऐसे बंद कर दो, इन दोनों को इंटू करो, फिर इन दोनों को इंटू करो। बोलो समझ आ गया। ये राइट साइड पूरा आई वाला ब्रैकेट का निकालना है ना, तो आई को पूरा बंद कर दो। देखो ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालते, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालते। पहले आई का बंद कर दो, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, तो इधर पे लिखना है ए वाई बी जेड, ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट, पहले राइट से आओ, राइट से आओ फिर लेफ्ट जाओ, बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड,
ऐसे करके करना है, ठीक है। ये बंद कर दो, 4 नंबर दिख रहा है, पहले राइट वाला करो फिर लेफ्ट वाला, इंटू करना है और बीच में माइनस देना है, बीच में माइनस देना है। फिर जे को बंद कर दो। जे को बंद करने से देखो, जे को मैं बंद कर दिया, जे को बंद करने से ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड दिखेगा तुम्हें, ठीक है। तो ए एक्स बी जेड, तो इधर पे क्या करोगे, ए एक्स बी जेड लिखोगे, क्या लिखोगे, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड लिखोगे, ठीक है। ए एक्स बी जेड लिखो ना, ऐसे बंद कर दो, देखो ए एक्स बी जेड हो जाएगा, ठीक है। ये बंद है, बीच वाला बंद है, ठीक है, ए एक्स बी जेड, अरे यार बीच वाला बंद है, तो ए एक्स बी जेड और ये हो जाएगा बी एक्स ए जेड, क्या हो जाएगा, बी एक्स ए जेड हो जाएगा, ठीक है। अभी के कैप वाला चाहिए तो के कैप को बंद कर दो, तो तुम्हें ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। तो इसमें अगर देखोगे तो ए एक्स बी वाई क्या मिल जाएगा, ए एक्स बी वाई मिल जाएगा, और साथ में ये जब बंद कर दोगे ए एक्स बी वाई और बी एक्स ए वाई मिल जाएगा, बी एक्स ए वाई। ऐसे करके जब तुम करोगे तो तुम्हें देखो इधर पे कुछ नंबर आएगा, लेट से 2 आया, तो ये 2 आई कैप, ये सोचोगे 3 आया, 3 जे कैप, ये 4 आया, 4 के कैप। तो ये जो भी नंबर आया, एक वेक्टर आया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दिया तुम्हें। और ऐसे ही करके तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर ऐसे ही निकालना है, ठीक है। कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का अगर आंसर निकालना है तो तुम्हें ऐसे ही करके निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें समझ आया कि नहीं, वो देखो, वो चीज देखो, ठीक है। बंद कर करके देखो, पहले क्या करना है, आई को बंद करना है, ठीक है। आई को बंद करके ये इंटू ये इंटू, जे को बंद करके ये इंटू ये इंटू, के को बंद करो ये इंटू ये इंटू, रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या लिखना है, आई, फिर क्या लिखना है, माइनस जे, फिर क्या लिखना है, प्लस के, आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के, आई, उसके बाद बॉक्स लगाएंगे, मतलब ब्रैकेट लगाएंगे, आई ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस जे लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, के लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और सब ब्रैकेट में बीच बीच में माइनस लगाना है, ठीक है। ऐसे करके डिटर्मिनेंट निकालते, ऐसे करके क्या निकालते, डिटर्मिनेंट, ठीक है। ऐसे करके क्या निकालते, डिटर्मिनेंट निकालते, डिटर्मिनेंट। तो इधर पे अगर तुम एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर तुम ऐसे सॉल्व करोगे कि सर ए क्रॉस बी निकालना है, जिसमें ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस के, और क्रॉस करना है हमें इसको 3i प्लस जे माइनस के, कुछ भी ले लो, कैसे भी ले लो, ठीक है। और ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी अगर निकालना है तो तुम करो अभी ए क्रॉस बी लिखो, ठीक है। फिर ऐसे डिटर्मिनेंट बना लो, ठीक है। और आई जे और के लिख लो। आई में देखोगे तो पहले 2 आएगा, जे में देखोगे तो -1, ठीक है, ऐसे -1, और के में देखोगे तो 1 आएगा, इसमें देखोगे तो 3 आएगा, इसमें देखोगे तो इधर 3 आ रहा है, इधर अगर देखोगे तो 1 आ रहा है, और इधर अगर देखोगे तो -1 आ रहा है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में अगर देखोगे तो ये आई हो गया, और आई के बाद देखो आई को भी बंद कर लो, या तो तुम ऐसे करके भी कर सकते हो, या तो आई को बंद करके अभी लिख लो कि -1 तो -1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1, और मैंने बोला था ना बीच में माइनस लगाना होता है, तो माइनस, ठीक है, बीच में माइनस लगाना होता है, और इसका हो जाएगा, तो ये अभी 1 आ रहा है, और माइनस जे लगा के तुम ऐसे ही कर लो, नहीं तो अभी के लिए पहला वाला है ना, तो ऐसे कर लो, और बीच में माइनस माइनस लगाते हैं ना, तो ऐसे ही देखो बीच में माइनस माइनस, तो इसका भी बीच में माइनस लगाया, बट आई को बंद किया तो ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो 1 -1 हो गया। जे को बंद करो तो 2 माइनस, देखो 2 और -1, इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, तो -1 इस -2, और 3 और 1 का 3 हो जाएगा। फिर के को बंद कर दो, ये 2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, 2 और ये -3 हो जाएगा, ठीक है। इधर से देखो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, ये 0 आई कैप आ गया, और ये अगर देखोगे तो ये -5 और ये प्लस हो जाएगा, 5 के कैप हो जाएगा, और इधर अगर देखोगे तो ये भी 5 के कैप हो जाएगा। ये होता है तुम्हारा ए क्रॉस बी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी, ए क्रॉस बी प्लस क्यों लिख दिया, ए क्रॉस बी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ए क्रॉस बी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखो वेक्टर में आंसर आया, तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हो, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर में आंसर आता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए इस बार सेम चीज अगर करके देखोगे ना, तुम्हारे होमवर्क में तुम ये लिखो कि इसको ही तुम बी क्रॉस ए करके देखो, बी क्रॉस ए, तो आंसर क्या आता है मुझे बताओ, कमेंट में बताओ, क्या आंसर क्या आता है, क्या आंसर -a क्रॉस बी आता है,
वो तुम इधर से जस्टिफाई करो, जस्टिफाई। ठीक है, आंसर आएगा पक्का, जस्टिफाई करो तो, और बोलना मुझे कि आता है या नहीं आता है। ठीक है, जस्टिफाई करके मुझे बताओ। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ए दिया हुआ है लेट्स से 2i कैप माइनस जे कैप और के कैप, और बी दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ऐसे दिया हुआ है, कुछ भी मैं ऐसे ही वैल्यू ले रहा हूँ। तो तुम्हें चाहिए ए क्रॉस बी, तो तुम्हें अगर ए क्रॉस बी करना है, तुम्हें अगर ए क्रॉस बी करना है तो तुम क्या करोगे, सर पहले डिटर्मिनेंट बना लेते और 2i कैप लगा लेते। ठीक है, माइनस जे कैप, अच्छा 2i कैप नहीं लगाते, आई कैप लगा लेते सर, जे कैप लगा लेते सर, के कैप लगा लेते और डिटर्मिनेंट। ठीक है सर, पहले ए है ना, तो अब ए का कंपोनेंट लिखना है 2 -1 और ये 1, और इसका सर 1 -1 और इसका 2। ठीक है, ऐसे कर दिया, और फिर सर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आई कैप, फिर ऐसे लिखना है, फिर जे के माइनस जे कैप, फिर माइनस जे कैप, और ऐसे लिखना है बीच में माइनस, ऐसे लिखना है बीच में माइनस, और प्लस के कैप, और ऐसे करके बीच में माइनस। ठीक है, आई कैप वाला में क्या करना है सर, आई कैप वाला में ऐसे बंद कर देना है, तो ये -2 आ जाएगा पहले, और जब आई कैप वाला ऐसे बंद कर देंगे तो ये -2 आ गया और ये -1 आ गया। जे कैप वाला जब बंद करेंगे ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1। इसको जब बंद कर देंगे ये -2 आ जाएगा और ये आ जाएगा -1। देखो अभी समझ आ रहा है क्या? ठीक है, आना तो चाहिए अभी। सर ये कितना हो गया, ये आ जाएगा -i। ठीक है, ये सर कितना आ जाएगा -3। सर ये कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा -1 के कैप। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा ए क्रॉस बी। ये कहानी मुझे समझाना था क्रॉस प्रोडक्ट में, और क्रॉस प्रोडक्ट में अगर अभी हमें नोट करना है तो नोट कर लेंगे कुछ कुछ चीज़ें। ठीक है, ये कहानी था जो मैंने तुम्हें समझा दिया कि कैसे डिटर्मिनेंट निकालना होता है, और देख लो तुम इधर पे कि कैसे मैंने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, चलो आगे कि सर अभी इधर पे ये नोट कर सकते हो, ये नोट कि ए क्रॉस बी अगर निकालो, जो जस्टिफाई करने दिया था ना वो जस्टिफाई करके देखना कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता है, तो इसको लिख के रखना, नोट करके रखना, ये सेम नहीं होता है। ठीक है, याद रहना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा बट डायरेक्शन के लिए, मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे ना, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा और बी क्रॉस ए का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आएगा, बट डायरेक्शन वेरी करेगा। वेरी मतलब कितना वेरी, डायरेक्शन वेरीज। ठीक है, डायरेक्शन कितना वेरी करेगा, वेरीज। डायरेक्शन क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है, बट डायरेक्शन वेरी मतलब इधर पे, वेरी का मतलब इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। ए क्रॉस बी का जो भी डायरेक्शन होगा, ए क्रॉस बी का जो भी डायरेक्शन होगा वो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट डायरेक्शन वेरी करता है। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। लेकिन अभी हम लोग जाएंगे फिगर्स में कि सर ये सब क्या है, ए क्रॉस बी क्या है, वो हम लोग समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ों में तुम अगर देखोगे तो ए क्रॉस बी का अभी पूरा मतलब समझेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी का भी मतलब समझेंगे इधर। तो ए क्रॉस बी का रियल मीनिंग क्या है वो देखेंगे, रियल मीनिंग भी देखेंगे, और साथ में पहले ये समझो कि हमारे पास अगर एक वेक्टर है, हमारे पास सोचो कि ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, कि ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और हमारे पास दूसरा वेक्टर है जो कि है बी वेक्टर। लेट्स से कैसे दे, तो घुमा दे क्या, हाँ इसको समझने के लिए घुमा देते सोचो कि ये इस तरफ है,
ठीक है, ये ए वेक्टर है और वी वेक्टर है हमारे पास। ए वेक्टर भी, ए वेक्टर ये है और वी वेक्टर ये है, और दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। तो अभी ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। अभी तो मैंने समझा दिया, सब कुछ करके समझा दिया कि ए और बी को अगर क्रॉस करोगे तो आंसर एक वेक्टर आएगा। तो वेक्टर आएगा मतलब उसका एक डायरेक्शन रहेगा, वो डायरेक्शन किस तरफ रहेगा वो समझेंगे। कि ए और बी को क्रॉस करने के बाद लेट्स से आंसर आ रहा है सी। आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। और वो सी जो वेक्टर है ना, याद रखना है, वो सी वेक्टर जो आता है ना, वो हमेशा हमेशा दूसरा प्लेन में आएगा। वो हमेशा दूसरा प्लेन में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सी वेक्टर जो है ना, वही तुम्हारा क्या है? ए क्रॉस बी है। ये सी वेक्टर ही तुम्हारा क्या है? ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी करने के बाद जो सी वेक्टर आता है वो दूसरा प्लेन में आता है, मतलब वो दूसरा प्लेन से ये बी के साथ भी ये 90 डिग्री में रहता है और ए के साथ भी ये 90 डिग्री में रहता है। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है, तभी ये पॉसिबल है जो सी वेक्टर एक्चुअली क्या है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तुम्हारे सेम प्लेन में नहीं आता है, नॉट इन सेम प्लेन, नॉट इन सेम प्लेन, नॉट इन सेम प्लेन। क्यों सेम प्लेन में नहीं है? क्योंकि सी वेक्टर जो आता है ना, सी वेक्टर इज पारपेंडिकुलर टू ए वेक्टर हो जाता है, और सी वेक्टर इज ऑल्सो पारपेंडिकुलर टू बी वेक्टर भी हो जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको तुम अच्छे से नोट करके रखोगे। मतलब ए क्रॉस बी लगेगा हमें क्लास 12 में चाहिए, 11 में चाहिए, बहुत जगह में ये चाहिए होगा कि ए क्रॉस बी करने से जो आंसर आता है वो सेम प्लेन में नहीं आता है, वो दूसरा प्लेन में चला जाता है जहां से वो दोनों के साथ 90 डिग्री बनाता है, जहां से वो दोनों के साथ 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो ये सी वेक्टर अगर तुम्हें चाहिए ना, उसका डायरेक्शन अगर चाहिए तो हम लोग पढ़ेंगे अभी कि डायरेक्शन वगैरह कैसे निकालना है। सी वेक्टर का अगर डायरेक्शन चाहिए तो हमें सी वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा, और सी वेक्टर का अगर डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन, तो हमें राइट हैंड थंब रूल का यूज करना पड़ेगा। राइट हैंड थंब रूल का यूज करना पड़ेगा। राइट हैंड थंब रूल का यूज करना पड़ेगा। चलो करते हैं, अभी समझेंगे, बट ये चीज तुम अच्छे से नोट करो कि सी वेक्टर जो आएगा वो सेम प्लेन में नहीं आएगा, वो डिफरेंट प्लेन में रहेगा। डिफरेंट प्लेन में कहां पे कैसे रहेगा? वो सी वेक्टर ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर रहेगा। दोनों से क्या रहता है? परपेंडिकुलर। अभी हमें रिंग रूल सीखना है, उसके पहले मैं तुम्हें यह बता देता हूं कि सोचो कि तुम्हारे पास ये है एक वेक्टर, ठीक है, और सोचो तुम्हारे पास ये एक वेक्टर है। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। और ए और बी को अगर मुझे क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो देखो, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट अगर करना है तो ए के डायरेक्शन में तुम हाथ रखो और बी तक घुमाओ, तो तुम्हारा जो ये जो तुम्हारा थंब आएगा ना, थंब तुम्हारा क्या देगा? थंब तुम्हारा बताएगा कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है। तो ए क्रॉस बी का अगर डायरेक्शन चाहिए, ए क्रॉस बी का अगर डायरेक्शन चाहिए तो तुम्हें ऐसे थंब से निकालना पड़ेगा, या तो स्क्रू रूल से निकालना पड़ता है। और ये सब हमें चाहिए होगा क्लास 12 में, तो बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमें मैग्नेटिज्म पढ़ना है ना क्लास 12 में, तब बहुत ज़्यादा चाहिए। तो तुम्हें इधर से क्या समझ आ गया कि ए क्रॉस बी का अगर डायरेक्शन निकालना है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर चाहिए, डायरेक्शन, तो हमें स्क्रू घुमाओ, स्क्रू रूल, या तो राइट हैंड थंब रूल यूज करो, राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हो। दोनों से कोई एक अगर यूज करोगे, दोनों में समझा देता हूं, तुम कोई एक यूज कर लेना हमेशा। ठीक है, हमेशा क्या करना है? हमेशा तुम्हें ए से बी, क्योंकि ए क्रॉस बी करना है ना, ए क्रॉस बी, अगर बी क्रॉस ए होता तो बी से ए करते हैं। समझ आ गया? इसका मतलब हो जाता है ए वेक्टर से बी वेक्टर हाथ घुमाओ। ठीक है, ए वेक्टर से वी वेक्टर हाथ घुमाओ, या तो ए वेक्टर से वी वेक्टर स्क्रू घुमाओ, एक ही बात है। हाथ घुमाओ या तो स्क्रू घुमाओ। ठीक है, हाथ घुमाओ या तो स्क्रू घुमाओ। तो ए से भी अगर तुम हाथ घुमाओगे, जैसे कि ये राइट हैंड थंब रूल होता है, तो राइट हैंड थंब रूल में ये जो तुम्हारा 4 फिंगर है ना, 4 फिंगर या तो 4 फिंगर है, तो चारों फिंगर तुम्हारे ए के साइड में रहेगा, और ए से तुम बी में उसको घुमाओगे तो ये तुम्हारे तरफ आ रहा है, ये तुम्हारे तरफ आ रहा है, मतलब तुम्हारे तरफ क्या हो जाएगा? प्लस के, क्या हो जाएगा? इधर पे ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आएगा ना, इस
क्वेश्चन के लिए वो आ जाएगा तुम्हारा, इसका डायरेक्शन आ जाएगा प्लस के कैप, क्योंकि तुम्हारा तरफ प्लस है, प्लस के कैप आ जाएगा। ठीक है, प्लस के कैप आ जाएगा। ठीक है, प्लस के कैप मतलब तुम्हारे तरफ, और प्लस के कैप अगर आउट ऑफ द प्लेन होता है ना, उसको हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। डॉट मतलब क्या हो जाता है, आउट ऑफ द प्लेन, और क्रॉस मतलब इनसाइड द प्लेन। उसी तरह अगर बी क्रॉस ए चाहिए होता तो बी में तुम हाथ रखो और ए में घुमाओ, बी से ए घुमाओ तो अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इधर पे अगर मैं लिखूं तो मैं इधर ये लिख देता हूं कि बी क्रॉस ए, मैंने पहले भी बताया था बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी सेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन जो जा रहा है ना, इसका जो डायरेक्शन जा रहा है वो किस तरफ जा रहा है, तो तुम बी से, ये माइनस के कैप हो जाएगा। देख लो इसका डायरेक्शन जो आएगा ना वो माइनस के कैप आ जाएगा, माइनस के कैप, क्योंकि बी से है, बी से ए घुमाना है। तो ये होता है तुम्हारा क्रॉस से हम लोग दिखाते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है, इनवर्ड या तो इनटू द प्लेन, इनवर्ड या तो इनटू द प्लेन लिख सकते हो अभी के लिए। ठीक है, इनटू द प्लेन ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। देख लो समझ आया क्या? बी क्रॉस ए मतलब बी से ए घुमाओ तो अंदर जा रहा है, और ए से बी अगर घुमाओगे तो बाहर आ रहा है, तो आउट ऑफ द प्लेन, जिसको के कैप, तुम्हारे तरफ के कैप तो अंदर माइनस के कैप। ठीक है, या तो स्क्रू घुमाओ तो भी चलेगा, स्क्रू घुमाने से भी चल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्क्रू घुमाओ, नहीं तो स्क्रू घुमा के सॉल्व करो तो भी चल जाएगा। स्क्रू घुमाओगे कैसे, ए से बी घुमाओ या तो बी से ए घुमाओ, तुम्हारा मर्जी, कहीं से भी कहीं घुमा सकते हो। अगर ए टू बी चाहिए तो ए से बी जाना है, और बी टू ए चाहिए तो बी से ए जाना पड़ेगा। चलो घुमा के दिखा देता हूं। तो ए टू बी चाहिए, ए टू बी क्या चाहिए हमें, ए टू बी, तो ए से बी घुमाओ तो देखो ऐसे आ रहा है, बाहर आ रहा है। देखो ए से बी अगर स्क्रू घुमाएंगे तो बाहर आ रहा है, ए से बी अगर स्क्रू घुमाएंगे तो बाहर आ रहा है, और बाहर आ रहा है मतलब क्या, ए से बी अगर स्क्रू घुमाऊंगा तो बाहर आ रहा है, और बाहर आ रहा है इसका मतलब हो गया कि आउट ऑफ द प्लेन, जो कि आया है। और बी से ए अगर घुमाओगे, बी से ए, तो बी से ए अगर घुमाओगे तो अंदर जाएगा, मतलब इनटू द प्लेन हो जाएगा डायरेक्शन। तो ऐसे स्क्रू घुमा के भी तुम निकाल सकते हो, या तो तुम ऐसे राइट हैंड थंब रूल का यूज करके भी तुम डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो मैंने इधर पे ये समझाया कि ए क्रॉस बी करने से एक वेक्टर आएगा, और उस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालना है वो मैंने तुम्हें समझा दिया। ए क्रॉस बी करने से आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, उसका डायरेक्शन कैसे निकालना है, तो ये दोनों चीज से तुम निकाल सकते हो, ये मैंने समझा दिया। अब समझो रिंग रूल मेरे साथ साथ। रिंग रूल, अभी रिंग रूल क्या है, ये रिंग रूल के लिए सबसे पहले तुम्हें इधर पे कुछ क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। मुझे ये बता दो कि आई क्रॉस आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, और मुझे बता दो जे क्रॉस जे का वैल्यू क्या आ जाएगा। जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या था वैसे ही मैं इधर पे भी करवा रहा हूं। ये तीन का आंसर पहले लिख लेते चलो। तो इसके लिए हमें पता है ना, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, कुछ कुछ किताबों में ऐसे भी लिख रहा था। ठीक है, ऊपर में सिर्फ बार लगा देते, वो भी मतलब वेक्टर ही है, वो पहले लेक्चर में बताया था मैंने। तो देखो इधर पे अगर देखो ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो आई मतलब ए हो गया, इस बार ए मतलब आई है, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और आई और जे के बीच में एंगल कितना बन रहा है, आई और जे के बीच में एंगल कितना बन रहा है, आई और जे के बीच में, सोचो कि आई इधर है जे ऊपर है, 90 डिग्री बन रहा है। तो सॉरी इधर आई और जे नहीं है, इधर आई और आई है, आई और जे तो हम लोग आगे करेंगे, सॉरी। इधर आई क्रॉस आई, तो आई और आई के बीच में एंगल कितना बन रहा है, आई और आई के बीच में एंगल तो 0 बन जाएगा, तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 कितना हो जाएगा सर, 0। ठीक है, उसी तरह जे और जे का तुम्हें मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और साइन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समझ आ रहा है ना, जे का मैग्नीट्यूड समझ आ रहा है ना कैसे लिख रहा हूँ। जे का मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, जे का मैग्नीट्यूड मतलब इधर पे जैसे ए बी साइन थीटा होता है ना, तो जे इधर पे भी जे, इधर पे भी जे, तो जे का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 साइन, तो जे और जे के बीच में एंगल 0। उसी तरह के और के अंदर में भी आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, साइन 0, और साइन 0 इज 0। तो ये तुम्हारा आंसर आ चुका है। ठीक है, बट अब बात ये आता है सर, इधर आता है इंपॉर्टेंट चीज है कि सर अगर आई क्रॉस जे हुआ तो आंसर क्या दोगे, अगर जे क्रॉस आई हुआ तो आंसर क्या दोगे, के क्रॉस आई हुआ तो आंसर क्या दोगे, जे क्रॉस
आई हुआ तो आंसर क्या दोगे? समझ आ रहा है ना क्वेश्चन क्या अभी एराइज हो रहा है? ठीक है, ऐसे कितना बन सकता है? 8 बन सकता है क्या? तो उसी तरह जे और के और जे बचा हुआ है। के और जे अगर हुआ तो आंसर क्या दोगे? और क्या बचा हुआ है? आई जे आई जे आई भी हो गया, के आई का आई के अगर हुआ तो आंसर क्या दोगे? 1 2 3 4 5 6, 6 बन गया। ठीक है, तो अभी आंसर कैसे निकालोगे? ठीक है, तो इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत रिंग रूल। क्या सीखना पड़ेगा? रिंग रूल। ये मैं सिखा देता हूं तुम्हें रिंग रूल। रिंग रूल क्या होता है? तुम इधर पे आई लिखो, इधर पे जे लिखो और इधर पे के लिखो। ठीक है, और आई से जे ऐसे एरो बनाओ, जे से के ऐसे एरो बनाओ और के से आई ऐसे एरो बनाओ। ठीक है, एरो बनाते रहो, आई से जे से के से आई, ऐसे एरो बना दो। ठीक है, अभी तुम्हें अगर आई और आई क्रॉस जे चाहिए, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ रिंग अगर चल रहे, इन द डायरेक्शन ऑफ रिंग, इन द डायरेक्शन ऑफ अगर रिंग चलोगे, रिंग का जो भी डायरेक्शन है उसके अलोंग अगर चलोगे तो पॉजिटिव लेना है तुम्हें। और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अगर चलोगे, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिंग अगर चलोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अगर रिंग चलोगे तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? तुम्हें लेना पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है, इतना तुम सोच लो। तो इधर पे देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ रिंग जा रहे हो कि नहीं? आई क्रॉस जे चाहिए, आई से जे जा रहे हो तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन के आई से जे, तो इन द सेम डायरेक्शन आई से जे जा रहे हो तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो आंसर के आ जाएगा। जो चीज नहीं है वही आंसर आता है। ठीक है, जे क्रॉस के, तो जे से के जा रहे हो ना, तो इन द डायरेक्शन ऑफ रिंग जा रहे हो, तो इन द डायरेक्शन ऑफ रिंग जाने से जो बचा हुआ है दैट इज आई, तो इसका आंसर आई आ जाएगा। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के से आई जा रहा हो, यस इन द सेम डायरेक्शन जा रहा हो, सेम डायरेक्शन, तो आंसर आ जाएगा जे। सेम डायरेक्शन में जाने से सब कुछ पॉजिटिव लेना है। जे क्रॉस आई, जे देखो, जे इधर है आई इधर है, देखो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो, देखो रिंग ऐसा घूम रहा है बट तुम ऐसे जा रहे हो, तुम अगर ऐसे जाओगे तो आंसर जो भी है उसका माइनस में लेना पड़ेगा, मतलब ये आ जाएगा आंसर माइनस के। तुम के क्रॉस जे करो, के क्रॉस जे, देखो जे क्रॉस के नहीं, के क्रॉस जे, मतलब उल्टा घूम रहे हो, उल्टा अगर घूमेंगे तो जो बचा हुआ है उसमें माइनस लगाना पड़ेगा, मतलब माइनस के आई आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आई क्रॉस जे करना है, आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, सॉरी आई क्रॉस के, तो देखो के क्रॉस आई नहीं करना है, आई क्रॉस के, उल्टा जा रहे हो, अगर उल्टा जाओगे तो नेगेटिव में लेना है, तो जे बचा हुआ है ना, आई क्रॉस के करोगे तो जे आंसर आएगा बट माइनस में आएगा क्योंकि ये उल्टा जा रहे थे तुम। ठीक है, क्योंकि उल्टा जा रहे थे तुम, तो ये था तुम्हारा रिंग रूल जो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, रिंग रूल आना चाहिए, या तो इसको ऐसे भी देख के, अभी जैसे मैंने सिखाया ना ऐसे देख के भी तुम कर सकते हो, ऐसे देख के भी कर सकते हो, जैसे कि ये आई है, ठीक है, ऐसे एक्सिस देख के भी कर सकते हो, ये जे है और ये के है, ऐसे देख के भी इसको कर सकते हो। एक एक सेकंड में आंसर आ जाएगा। जैसे तुम्हें कुछ भी चाहिए, लेट से तुम्हें कुछ भी चाहिए, तुम्हें चाहिए जे क्रॉस आई, क्या चाहिए? जे क्रॉस आई, तो आंसर मैं ये सब अगर मुझे रिंग रूल वगैरह नहीं पता ना तो भी आंसर निकालूंगा। जे क्रॉस आई जाना है ना, तो जे किस तरफ है? ऊपर, और आई इस तरफ है, तो जे से आई तो अंदर जा रहा है, तो बाहर होता है पॉजिटिव के कैप, तो अंदर क्या हो जाएगा? नेगेटिव के कैप। तो देखो एक सेकंड में नेगेटिव के कैप, देखो इधर पे देखो, इधर पे देखो, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कहाँ पे गया? देखो नेगेटिव के कैप, देखो मैच हो गया। ठीक है, और भी कुछ भी ले लो, और भी कुछ ले लो, आई क्रॉस के कर लेते हैं, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के कर लेते हैं। ठीक है, आई क्रॉस के, देखो आई इस तरफ है और के तुम्हारे तरफ है, तो आई से के हमें क्या करना है? आई इस तरफ है, तुम्हारे तरफ के, इस तरफ माइनस के, ऊपर जे है और नीचे माइनस जे, ऐसे ही तो होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तुम्हारे तरफ जेड एक्सिस। ठीक है, आई क्रॉस के करना है, तो आई इस तरफ है, आई इस तरफ और के तुम्हारे तरफ, आई क्रॉस के, तो आई से के तो नीचे जा रहा है, नीचे, तो ये जे होने से ये माइनस जे आएगा, ये क्या आ जाएगा? माइनस जे। ऐसे करके तुम हर एक चीजों का ऐसे करके देखना और साथ साथ में इसको मैच भी करा लेना। देखो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, देखो माइनस जे आया, देखो इधर पे भी माइनस जे आया, तो ये जो मैंने सिखाया डायरेक्शन निकालना, ये भी इधर पे यूज कर लो तो आंसर सेम ही आ जाएगा। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। देख लो, थोड़ा सा नया नया चीज होगा तुम्हारे लिए बट सीखना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के पढ़ो, सीख जाओगे आराम से। ठीक है, अभी ये होता है तुम्हारा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ये बताता है
कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर तुम करोगे ना, दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है, दो वेक्टर है हमारे पास, दो वेक्टर है, जैसे कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो दो वेक्टर का बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट से, इसका क्रॉस प्रोडक्ट से तुम्हें हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा आंसर इसका एरिया देता है। मतलब ए और बी अगर एक, सोचो कि ए और बी अगर एक क्या बना हुआ है, ए और बी मिलके, ये अगर दो एडजेसेंट साइड है और ये मिलके अगर एक ट्राइंगल बनाया है, सोचो कि इधर पे एक ट्राइंगल बना देता हूं मैं, ठीक है, इधर पे अगर मैं एक ट्राइंगल बना देता हूं, तो इस ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है ना, तो तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा, मतलब, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा तुम्हें क्या देता है, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा तुम्हें क्या देगा, हमेशा तुम्हें एरिया देगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा, तुम्हें एरिया देगा, एरिया। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा तुम्हें एरिया निकालने में मदद करेगा, ठीक है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो मतलब किसी ना किसी का एरिया निकाल दो, इसका मतलब वो होता है, ठीक है, किसी ना किसी का तुम एरिया निकाल रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट अगर तुम कर रहे हो तो, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि अगर ये ट्राइंगल बना हुआ है, देखो इधर से तुम ऐसा ऐसा कर लो तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा बोलो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर तुम्हें निकालना है तो तुम मेरे साथ साथ लिखना, एरिया ऑफ, अगर ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मुझे निकालना है, तो तुम्हें क्या पता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। तो हाफ इंटू बेस कितना है, इधर पे देख लो, तो इधर पे अगर देखोगे तो बेस कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल का बेस कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, ठीक है। अभी इंटू इंटू नहीं करेंगे, ये क्रॉस क्रॉस नहीं है, ये इंटू है, नहीं तो तुम क्रॉस समझ लोगे ना। तो बेस कितना हो जाएगा, देखो ये अगर ए होता है और इसके बीच में ये अगर बी है, देखो बी इस तरफ है, ये ए है, ए को तुम इधर पे लिख सकते हो क्या, ए cos थीटा हो जाएगा ना, इतना लेंथ क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल में इतना लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए cos थीटा हो जाएगा। समझ आ गया क्या, तो बेस जो होगा वो ए cos थीटा हो जाएगा क्या, या ए sin थीटा होगा। बेस को बी ले लेते, हाफ इंटू बेस ले लेते बी, ठीक है, पूरा बेस ले लेते बी, और हाइट तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइट तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको ए cos थीटा की इधर जरूरत नहीं है, ठीक है, ए cos थीटा की जरूरत नहीं है, सिर्फ ए sin थीटा की जरूरत है इधर, तो इसको मैंने काट दिया। देखो अभी कैसे करेंगे हम लोग ये करेंगे कि ये अगर ए है, ठीक है, तो इधर पे क्या आ जाएगा, ए cos थीटा, और इधर पे क्या आ जाएगा, ए sin थीटा। ये समझ आया कि नहीं, अरे यार, ये थीटा दिया हुआ है तुम्हारा और ये तुम्हारा ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो ट्राइंगल अगर बनाना है तो हाफ इंटू बेस में देखो बी है तो बी लिख दिया, और हाइट में अगर देखोगे ना तो ए sin थीटा है, हाइट अगर देखोगे इस ट्राइंगल का तो ए sin थीटा है। तो मुद्दा बात ये है कि सर ये ए बी साइन थीटा बन रहा है, और ए बी साइन थीटा को मैं ए क्रॉस बी लिख सकता हूं, तो आंसर इज ए क्रॉस बी का मॉड, ठीक है। ये मॉड ही है क्योंकि इधर डायरेक्शन नहीं आया ना, मतलब ए बी साइन थीटा ही है, एन कैप तो नहीं आया, डायरेक्शन तो नहीं आया, तो ये तुम्हें क्या दे देगा, तुम्हें इधर पे एरिया ऑफ, अगर ट्राइंगल चाहिए कभी भी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर तुम्हें दो वेक्टर दिया हुआ है और पूछ सकता है कि ये दो वेक्टर अगर एक ट्राइंगल अगर क्या कर रहा है, बना रहा है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो तुम बोलोगे सर ए क्रॉस बी कर लो पहले, उसका मॉड निकाल लो, मॉड, क्योंकि अभी तो हम लोग मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे ना, ठीक है, एरिया निकालना है ना, तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो क्या करोगे, ए क्रॉस बी कर देना, ए बी दिया रहेगा, ए क्रॉस बी कर देना, और आगे एक क्या लगा देना, हाफ लगा देना, आगे एक क्या करना, हाफ लगा देना, तो तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम्हें मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट पहले करो, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, और आगे हाफ लगाना है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है, और आगे एक हाफ लगा देना, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर तुम्हें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में तुम क्या करोगे, के बाद क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए। देखो इधर पे अभी दो ट्राइंगल बन गया, पहले अगर तुम देखोगे, पहले का अगर डायग्राम देखोगे तो ये था सिर्फ,
ठीक है, ये बी था और ये ए था, यही तो ए हो जाएगा तुम्हारा, ये बी होने से ये भी तो बी ही हो जाएगा ना, पैरेललोग्राम है ना। ठीक है, तो इधर पे अगर देखोगे ना तो इधर पे दो ट्राइंगल बन गया, इधर पे क्या बन गया, दो ट्राइंगल हो गया, दो ट्राइंगल है ये। तो एक ट्राइंगल का आंसर पता है, तो ड्रॉ ट्राइंगल का आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, उसका ही आ जाएगा, सिर्फ 2 से इंटू कर देना। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर निकालना है तो आंसर क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ उसका ट्वाइस कर देना, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, इतना था, तो इसको अगर 2 से इंटू करेंगे तो ए क्रॉस बी का मॉड, मॉड लेना पड़ेगा क्योंकि एरिया है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बट इधर पे और भी एक इंपॉर्टेंट बात मैं लिखता हूं इधर अभी, कि इधर पे यहाँ पे तुम्हारा ए एंड बी जो है ना वो क्या है, ए एंड बी तुम्हारा एडजेसेंट साइड है, ये याद रखना पड़ेगा। ए और बी अगर एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, तो ही तुम्हें क्या करना है, ए और बी सोचो कि तुम्हारा एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, ए और बी अगर एडजेसेंट साइड दिया हुआ है तो ये आंसर करना है। मतलब ये फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब ए और बी एडजेसेंट साइड है, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, एडजेसेंट साइड होने से ये आंसर दे देना। लेकिन अगर ए और बी, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम जैसे भी बन रहा है तो बनाओ, ठीक है, कुछ कुछ वेक्टर लगा के बनाओ, बट इस बार क्या कर दिया था उन्होंने ये डायगोनल दे दिया था, ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल तुम्हारा क्या हो गया, D2 आ गया। तो इफ डायगोनल्स आर गिवन, इफ डायगोनल्स आर गिवन, अगर डायगोनल्स दिया रहता है तो तुम्हें क्या करना है, अगर डायगोनल दिया रहता है तो तुम्हें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया था ना वही तुम्हारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। ठीक है, मतलब आधा ही आ जाता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर डायगोनल दिया रहता है तो तुम्हारा आंसर चेंज नहीं करना है, आंसर क्या हो जाएगा, जो ट्राइंगल का आंसर आया था वही आंसर तुम्हें दे देना है। पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। इस चीज को अच्छे से नोट करके रखना। और इधर ए और बी को मैंने डायगोनल D1 D2 लिखा था ना, तो D1 और D2 ही खत्म कर दो। ठीक है, D1 और D2 ही लिख देना इधर। ये बात था तुम्हारा, क्या बोलो, समझ आया क्या? इधर पे क्या बात था कि अगर ए और बी अगर एडजेसेंट, ए और बी अगर एडजेसेंट क्या दिया हुआ है, साइड्स दिया हुआ है, तो तुम्हें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है ए क्रॉस बी का मॉड निकालना है, ए क्रॉस बी करके मॉड निकाल देना। लेकिन अगर तुम्हें डायगोनल्स दिया हुआ है, पैरेललोग्राम ही का एरिया ही चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, बट इस बार जो ए और बी दिया हुआ है वो डायगोनल्स दिया हुआ है, तब तुम्हें हाफ ऑफ, मतलब ट्राइंगल का जो आंसर आया था ऐसे ही करना है, ए क्रॉस बी करना है। इधर मैंने D1 D2 से लिखा है इसलिए इधर पे D1 D2 किया। अगर वो ए और बी होता बट वो एडजेसेंट साइड ना होके डायगोनल्स होता, अगर एडजेसेंट साइड ना होके डायगोनल्स होता, तो आंसर तुम्हारा जो ट्राइंगल का आंसर आता है ना वही आंसर आ जाता है। ठीक है, वो तो प्रूव करने से मिल जाता है, बट आंसर उतना ही आता है, वो तुम्हें याद करना है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं और हम लोग खत्म करते हैं आज की क्लास। ठीक है, एक क्वेश्चन में मैं ऐसे दे रहा हूं कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप, कुछ नहीं करना है, क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है, या माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये दिया हुआ है। आर रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स, ऐसा लिखा रहेगा। अगर डायगोनल बोलता तो वो वाला फॉर्मूला यूज करते, हाफ वाला करते, लेकिन इधर एडजेसेंट साइड बोल दिया, मतलब सिर्फ और सिर्फ ए क्रॉस बी करना है, सिर्फ और सिर्फ ए क्रॉस बी करना है एडजेसेंट साइड में, और डायगोनल होने से हाफ ऑफ ए क्रॉस बी करना है, जो कि ट्राइंगल में करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल होता तो भी हाफ ही करते, और डायगोनल होता तो भी हाफ करते, पैरेललोग्राम का डायगोनल होता तो भी हाफ करते, लेकिन एडजेसेंट साइड होने से ए क्रॉस बी, हाफ नहीं, इंटू नहीं करना। आर रिप्रेजेंट इफ ए एंड बी आर रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम,
देन फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, ठीक है। पैरेललोग्राम का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे? तो ए क्रॉस बी करके मॉड निकाल देंगे। ए क्रॉस बी करके मॉड निकाल लो, बस हो गया। तो ए क्रॉस बी कर लो, बस हो गया। यही तो चाहिए था। आंसर आंसर निकाल रहा है आंसर। ए क्रॉस बी कर लेके मॉड निकालना है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी करते। तो ए क्रॉस बी करने के लिए ऐसे भी करते हो। ए क्रॉस बी अगर डायरेक्ट करना है ना तो भी कर सकते हो तुम। अभी तुम्हें क्या पता है? रिंग रूल पता है ना कि आई और जे करने से के आता है, ठीक है। के और जे करने से आई आता है, ये सब पता है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो कि इसका इसके साथ इंटू इसका इसके साथ इंटू इसका इसके साथ इंटू इसका इसके साथ इंटू इसका इसके साथ इसका इसके साथ, मतलब इसको 3 बार इंटू करना है। ऐसे पहले आई के साथ आई का, जे फिर के, ऐसा ऐसे करके इंटू करने से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो तुम डिटर्मिनेंट सीख के डिटर्मिनेंट मेरे जैसा लगाओ कि डिटर्मिनेंट लगाओगे तो क्या करोगे? इधर आई लगाओगे, फिर जे लगाओगे, फिर के लगाओगे, ठीक है। और इधर पे लिखोगे, सबसे पहले 2 लिखोगे, फिर -1 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर लिखोगे 1, फिर -1 और इधर 1, ठीक है। और इसको अभी निकालोगे आई से, ऐसे ऐसे करके निकालोगे तो ये -1 आ जाएगा। माइनस माइनस देखो, अभी अभी तुम्हें आता है कि ये ऐसे बंद करके ये -1 और ये -3, ठीक है। और तुम्हें पता है कि ब्रैकेट के बीच में एक माइनस लगता है और इधर -j आता है, ये तुम्हें पता है अभी। तो ये -j होने से ये 2 और ये 3, तो 2 - 3। और तुम्हें ये पता है कि के लिखने के बाद भी ऐसे ही करना होता है कि ये -2 हो जाएगा और माइनस ये अगर देखोगे ये -1 आएगा। तो ये सब तुम्हें अभी पता है। तो ये अगर करोगे तो ये आ जाएगा 3 - 1, मतलब 2i कैप करोगे, ये आएगा माइनस और ये प्लस j हो जाएगा। और ये अगर देखोगे तो 1 आ जाएगा, -1 के कैप आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा ए क्रॉस बी छोटा सा, ठीक है। हमें चाहिए एरिया। एरिया मतलब होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 + 1 + 1 √6 स्क्वायर यूनिट। मीटर में होने से मीटर में मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर होने से सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है। तो ऐसे करके एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। ये था आज का तुम्हारा कंक्लूजन, जिसमें हम लोग ने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पूरा सीख लिया। और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन, एडिशन का क्वेश्चन, सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास पकड़ने जा रहे हैं। और साथ में हमारा एक ही टॉपिक बाकी है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या बाकी है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एनदर वेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग करेंगे। उसमें भी जेई में बहुत सारा क्वेश्चन आया है। और इधर से जितना क्वेश्चन आया है ना, एंगल निकालना, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ तुम्हारा वेक्टर धीमे धीमे अभी खत्म होने वाला है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। तुम रिवाइज करो और कमेंट करके बताओ तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो बाय बाय।